टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आईओटी का एक 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसे सॉल्व करेंगे और सारे ऑप्शंस को भी डिटेल में समझेंगे। एक क्विक रिवीजन की तरह चीज़ें हो जाएंगी, जिससे हमें आगे के पेपर को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी पेपर अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़े से में लगते हैं कि ये डिटेल्ड है, डिफ़िकल्ट है, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो 8-10 क्वेश्चन हमेशा थोड़ा हर पेपर में डिटेल्ड थोड़ा आ जाते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आप एक ओ लेवल स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा उसको लेके परेशान ना होइए, क्योंकि ये क्वेरीज आ रही है यहाँ पे ना। तो आप 90 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस को लेके अपना अच्छे से चलिए, मतलब उतना अगर हो जाता है तो उन पे आप फोकस करिए। और मैं तो हालांकि सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ। और हाँ, एक बार जो भी क्वेरी ऐसी होती है जो डिटेल्ड पूछा गया है उसको आप ज़रूर डिस्कस कर दीजिए ना, मेरे साथ मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज। ठीक है, द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज। तो ऑप्शन में यहाँ पे है फोकस ऑन ग्रुप, मैनेजिंग द डायनेमिक्स, स्मूथ रनिंग ऑफ डिस्कशन, ऑल ऑफ द अबव। पहले तो ये समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेटर ना। तो मॉडरेटर आप कह सकते हैं एक पर्सन है ना, एक न्यूट्रल पर्सन है जो कोई भी डिस्कशन हो, कोई इंट्रैक्शन हो, कोई क्या हो, देखा जाए तो कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई डिबेट हो रहा है, कोई कोई भी आपका एक स्ट्रक्चर डिस्कशन कहीं भी हो रहा है, उसमें एक एज अ ऑब्जर्वर आप कह सकते हैं ना, एज अ ऑब्जर्वर जो क्या कर रहा है, उस मीटिंग्स को देख रहा है। जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। तो कोई अगर ज़्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, ज़्यादा बातचीत करने वाला है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई कम बोलने वाला है, उन सबको क्या करना है एक तरीके से मैनेज। जैसे कोई ओवर टाकर है ना, अगर कोई ओवर टाकर है तो ज़्यादा बोलेगा, उसको वहाँ पे मैनेज करना। या तो कोई सही से बोल ही नहीं पा रहा है, उसको एक एक तरीके से क्या करना, इनिशिएट करना ना कहीं उसको उत्साहित करना बोलने के लिए। तो एक जो बैलेंस बना के चीज़ों को लेके चलता है उसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। ये यहाँ पे नहीं है, जैसे कोई भी वेबिनार सेमिनार कुछ भी हो रहा है तो उसको जो एक तरीके से मतलब आप कह सकते हैं ना कि अपनी आइज, मतलब एक तरीके से कीप्स एन आइज ऑन द ग्रुप, या बोल सकते हैं किसी इंट्रैक्शन। कोई जॉब इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, तो जॉब इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ भी कोई एक ऑब्जर्वर है जो चीज़ों को क्या कर रहा है, सही तरीके से देख रहा है। तो इसी उसी को यहाँ पे मॉडरेटर बोला गया है। तो अब अगर आप वन बाय वन ऑप्शन को डिस्कस करोगे तो फोकस ऑन ग्रुप, जाहिर सी बात है कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप डिस्कशन कुछ भी हो रहा है तो उस पर वो क्या करेगा, फोकस करेगा, जो सभी को एक बोलने का चांस देगा ना। और दूसरा जैसे क्या है, मैनेजिंग द डायनेमिक्स। मैनेजिंग द डायनेमिक्स मतलब ये हो गया कि भाई समय समय पर डायनेमिक्स मतलब जो रनिंग सिचुएशन है उसमें सभी मेंबर के बीच में एक मेंटेन, मतलब बैलेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, कोई ओवर टाकर, इसमें भी बोला कोई ओवर टाकर है तो उसको क्या करेगा, एक तरीके से रोकेगा बोलने से बहुत ज़्यादा। और जो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई एम्बिग्यूटी पैदा हो रही है तो उसको क्या अवॉइड करना ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे ग्रुप को मैनेज करना, करंट रनिंग टाइम में कोई दिक्कत आती है उसको क्या करना, हैंडल करना। स्मूथ रनिंग ऑफ डिस्कशन, जाहिर सी बात है कि भाई कब स्टार्ट करना है ना, स्मूथ रनिंग का मतलब कब स्टार्ट टाइम क्या है, इन टाइम क्या है डिस्कशन का। एक क्लियर स्ट्रक्चर जब रहेगा यहाँ पे तो उसके हिसाब से आपका मतलब कहने मतलब कोई डिस्कशन है तो कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, क्या क्या होना है, इन सब चीज़ों को क्या करेगा, सही से ऑब्जर्व करेगा। तो एक तरीके से ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे है, एक मिनट, एक थोड़ा सा इशू यहाँ पे होगा, इरेजिंग, ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे हल्का सा आएगी इरेजिंग वगैरह के समय मुझे, तभी मैं क्वेश्चन नया दिखा पाऊँगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका ये आ रहा है कि व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेजेज ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। जब आपको आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी पढ़ाया गया था, आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी, ठीक, आईओटी,
तो उस वक्त आपको 3 मेन फेजेज बताए गए थे ना। जैसे पहले मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। जैसे पहला यहाँ पे बोला गया था कि भाई पहले स्टेज में क्या होंगे, सेंसर्स होंगे। सेंसर जो डेटा को कलेक्ट करते हैं आईओटी सिस्टम में, कलेक्ट डेटा जो जो भी डेटा को कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, उसे सेंसर्स हैं, डिवाइसेस हैं, एक्चुएटर्स हैं। तो ये जहाँ भी लाई कर रहे थे उसको हमने बोला था ये क्या आपका मेन कंपोनेंट है आईओटी आर्किटेक्चर के, सेंसर, डिवाइसेस, एक्चुएटर, जो भी कुछ यहाँ पे होते थे। इसके बाद एक मैंने डिस्कस किया था क्लाउड का। ठीक है, ये क्या है आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे सारे डेटा स्टोर होंगे, डेटा की प्रोसेसिंग होगी ना, जो भी डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम वगैरह यहाँ पे हैं, डेटा की एनालिसिस भी यहाँ पे होगी। कहाँ पे, क्लाउड में। तो डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा के एनालिटिक्स, सारी चीज़ें कहाँ होंगी, मतलब बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स कहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, क्लाउड में। सारा मेन टास्क कौन कर रहा है, क्लाउड। ऑपरेशनल टास्क कौन कर रहा है, क्लाउड। इनके बीच में एक गेटवे की बात यहाँ पे हुई थी। भाई क्या होगा, एक कंपोनेंट कौन होगा आपका, गेटवे। तो गेटवे का काम है, गेटवे का काम है कि यहाँ से इन दोनों को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। एक तरीके से ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है कौन, आपका गेटवे यहाँ पे। और जिसमें सिंपली अगर देखा जाए तो इन दोनों को कनेक्ट करें, कोई डेटा सेंसर या कोई डेटा यहाँ से कलेक्ट होगा तो क्लाउड पर जब भेजा जाएगा तो थोड़ा गेटवे भेजा जाएगा। गेटवे मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है ना, ये जो, या जिगबी हो सकता है। ये सब किस में आएंगे, गेटवे में आएंगे। मतलब यही लोग की मदद से जो ये इन्वायरमेंट है वो क्लाउड से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। गेटवे के अंदर सिक्योरिटी फीचर वगैरह भी होते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो एक तरीके से डेटा को कलेक्ट करना काम इसका होता है, ये इस पोर्शन का। और डेटा को मैनेज करना, ऑपरेट करना काम इसका होता है, क्लाउड का। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये गेटवे काम होता है इन दोनों को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो इंटरनेट गेटवे सही है, ये तो 100% एक अच्छा स्टेज है, इफेक्टिव स्टेज है। एज इन्फॉर्मेशन, देखो एज इन्फॉर्मेशन में जब आपको बताया गया था, एज कंप्यूटिंग पढ़ाया गया था कि जो क्लाउड के पहले यहाँ बोला गया था कि भाई ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जहाँ पे सेंसर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे। इसके अगर वो सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर अगर आप डेटा प्रोसेसिंग वगैरह लगा रहे हो तो इसे हम लोग बोलते थे क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर मैंने कहा था जो इन्वायरमेंट के नज़दीक अगर आप ये कुछ डेटा प्रोसेसिंग, कुछ डेटा को यहाँ पे प्रोसेस कर लो, डेटा को यहाँ पे आकर आप मैनेज कर लो, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये अगर इन्वायरमेंट के नज़दीक डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है उसे हम कहेंगे सिंपली कि यार ये एज कंप्यूटिंग है ना। क्या है, एज कंप्यूटिंग है। और आपको जो तीनों चीज़ पढ़ाई गई थी, फॉग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपका है ये डेटा भाई इंटरनेट के द्वारा एक्सेस होगा, लेकिन सारा डेटा यहाँ क्लाउड में भेजना, प्रोसेस करना बहुत टाइम टेकन हो जाता है, लेटेंसी टाइम ज़्यादा हो जाता है और बैंडविड्थ भी हाई लगती है। उसको रिड्यूस करने के लिए अगर आपको लगता है कुछ डेटा मतलब सेंसर के द्वारा हमें क्या करना है कि लोकली ऑपरेट करना है, तो उसको नज़दीक रख दो, क्लाउड मत रखो, उसके पहले एक लेयर बना दो, वहाँ पे रख दो, उसके बीच में एक लेयर बना के वहाँ पे रख दो। तो अगर कई लेयर में डेटा रहेगा तो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर डेटा क्लोजर टू इन्वायरमेंट है, क्लोजर टू डिवाइसेस है, क्लोजर टू यूजर है, तो उसे हम बोलेंगे ये एज कंप्यूटिंग है। अगर बीच में यहाँ जो बोल रहे हैं डेटा का यहाँ रख रहे हैं, प्रोसेस यहाँ हो रहा है तो फॉग कंप्यूटिंग है। और अगर यहाँ से हो रहा है तो क्या आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ऑप्शन की बात यहाँ पे करेंगे तो यार एज इन्फॉर्मेशन ठीक है, सही है, रख सकते हैं इसको। सेंसर एक्चुएटर तो आपके पहले लेयर है ही है, पहला कंपोनेंट है ही है। डेटा सेंटर और क्लाउड एनालिसिस ये सभी आपका क्लाउड में आ जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे ना। थोड़ा सा एक इशू यहाँ पे यार इरेजिंग का, बस 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट देखिएगा। तो अब जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल इज बाई डायरेक्शनल एंड फुली डुप्लेक्स। यहाँ पे क्या है, फुली डुप्लेक्स। 1 मिनट, इसे 1 मिनट, कुछ इशू हुआ है। हाँ, बाई डायरेक्शनल फुली डुप्लेक्स यहाँ पे ना। तो आपने आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल में 4 मॉडल पढ़े थे, यहाँ पे 4 मॉडल पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़े थे, सबसे पहले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आप पढ़े थे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा पब्लिश सब्सक्राइब। फिर आपने पुश पुल देखा था। और फिर यहाँ पे आकर के आपने देखा था एक्सक्लूसिव पेयर। ये 4 मॉडल हमने डिस्कस किए थे। तो अगर सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करता हूँ
जैसे दिया है उसी ऑर्डर में पब्लिश सब्सक्राइब। तो पब्लिश सब्सक्राइब में आपको ये बताया गया था कि एक पब्लिशर होता है, क्या होता है, पब्लिशर होता है, और मतलब पब्लिशर एक नहीं होता, कई सारे हो सकते हैं, और एक बीच में एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट, उसे हम ब्रोकर कहते थे। क्या कहते थे, ब्रोकर। यहाँ पे जैसे हमने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था, और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक। तो ये जो पब्लिशर होते हैं, यहाँ ब्रोकर टॉपिक को मैनेज करते हैं। किसको मैनेज करते हैं, टॉपिक को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पब्लिशर हैं, ये डेटा को पब्लिश करते हैं टॉपिक पे, जिनको मैनेज कौन करता है, ब्रोकर। और सब्सक्राइबर, जो लोग टॉपिक को सब्सक्राइब किए रहते हैं, उनके पास एक नोटिफिकेशन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। मतलब पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों जो यूजर्स हैं या दोनों लोग हैं, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इनको इंटरेक्ट कौन करवाता है, ब्रोकर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ही नहीं है। जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। बाई डायरेक्शनल का मतलब है, जब आपका ये जो पब्लिशर या जो दोनों डिवाइसेस हैं, अगर डेटा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, अगर दोनों तरफ डेटा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अगर दोनों तरफ डेटा साथ में सेंड हो, साथ में रिसीव हो, इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो इसको हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से ना, यहाँ पे ना तो फुल डुप्लेक्स, ना तो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट ही नहीं है, डायरेक्टली बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पे, मतलब ये तो नहीं होगा आपका, पब्लिश सब्सक्राइब तो नहीं होगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या बोला गया था कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में एक आपका क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड देगा, जिसमें HTTP COAP वगैरह प्रोटोकॉल थे यहाँ पे। जो पब्लिश सब्सक्राइब में आपने MQTT देखा होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, इसमें भी ये एक तरीके से डेटा आपका यहाँ भी जा सकता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, लेकिन साथ में ये सब पॉसिबल नहीं होता। इनके बीच में कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता। याद रखिएगा, जब आपको आप दोनों डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन हो जाए, जैसे लॉगिन हमने करवाया था, जब पढ़ाया था यहाँ पे, तो खासकर फ्लूइड उसको एक्सक्लूसिव पेयर को, जब लॉगिन जैसा सिस्टम कोई हो जाता है, इसका मतलब इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है। जब कनेक्शन बन जाता है तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या, बाई डायरेक्शनल या फुली डुप्लेक्स यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में एक बार ये रिक्वेस्ट किया गया, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आ गया। इनके बीच में कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए सिंपली हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे भी आपका ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका बाई डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। एक मिनट। इसके बाद पुश पुल बताया गया था। पुश पुल में क्या है कि उसमें ये बोला गया था कि भाई एक डेटा प्रोड्यूसर होगा और एक डेटा कंज्यूमर होगा। बीच में एक क्यू होगी, क्या होगी, क्यू। अब मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है आगे क्वेश्चन में कहीं हेल्प करें यहाँ, इसलिए एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए चीज़ों को। तो प्रोड्यूसर डेटा को प्रोड्यूस करके कहाँ करेगा, पुल इसको पुश करेगा कहाँ पे, क्यू में। ये क्या होती है, क्यू होती थी यहाँ पे, और इसी आर्डर में इसे क्या करेगा, पुश करेगा। इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं पुश पुल मॉडल यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया था, जो आजकल जितनी भी रील्स एप्लीकेशन, उसका एग्जांपल आपको दिया गया था। या न्यूज जो एप्लीकेशंस हैं कि भाई न्यूज कहीं से आ रही है, न्यूज वाले अपना पुश कर रहे हैं, डेटा पुश कर रहे हैं, जो भी चैनल है। उसके बाद जब आपके पास वो ऐप आता है, आप उसे ओपन करते हो, सारे न्यूज आपको पॉपअप होकर दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिनारियो में क्या यूज होता है आपका, पुश पुल। तो जहाँ पे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, और एक बीच में कौन है, क्यू है। एक्सक्लूसिव पेयर जब पढ़ाया गया था, तो आपको ये बताया गया था यहाँ पे, भाई यहाँ पे कौन होगा, क्लाइंट होगा, यहाँ पे कौन होगा, सर्वर होगा। और सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा इसे कनेक्शन बनाने के लिए, फिर सर्वर हाँ करेगा, भाई कनेक्शन बन गया। अब दोनों क्या करेंगे, कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे दूसरे से। फिर लास्ट में क्लाइंट बोलेगा कि अब लॉग आउट करना जिसे बोलते हैं। लॉग इन करना मतलब कनेक्शन बनाना, लॉग आउट करने का मतलब है कि कनेक्शन क्लोज करने के लिए कहेगा और सर्वर कनेक्शन क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से जो कनेक्शन बना के काम होता है, इसे हम कहते हैं ये स्टेटफुल कम्युनिकेशन है, या ये बाई डायरेक्शनल है, या तो फुली डुप्लेक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, एक्सक्लूसिव पेयर वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बस एक मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे अगला आपका है IPv4 और IPv6, मतलब कितने बिट के, ओके ओके। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें IPv4 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपने पढ़ा था कि IPv4 कितने का होता है, 32 बिट का होता है। कितने का होता है, 32 बिट का होता है। और जो IPv6 होता है 128 बिट का होता है, ठीक है। लेंथ तो यही है इनके बारे में यहाँ पे। तो अगर पहले IPv4 दिया है, फिर IPv6 दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 बिट और 128, मतलब बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो IPv4 है, उसमें
32 बिट को 8 ग्रुप में क्या करा जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे इसमें टोटल 5 क्लासेस होती हैं ना, 5 क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। वो आपको डिस्कस किया गया था वहाँ पे कि भाई 5 क्लासेस में कौन कौन सा होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं। और जो IPv6 होता है वो क्लासलेस होता है, वहाँ कोई क्लास नहीं होती है। और जो IPv4 होता है इसको हम डेसिमल डॉटेड नोटेशन भी कहते हैं। IPv4 क्या बोलते हैं, डेसिमल डॉटेड नोटेशन, डेसिमल डॉटेड नोटेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। और अगर यहाँ बात सिंपली करें किसको, IPv6 को, तो वहाँ पे इसमें हेक्साडेसिमल यूज होता था, डेसिमल नहीं हेक्साडेसिमल यूज होता था। और इसका कुछ नोटेशन जो होता था वो अलग होता था ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ लिखा गया 128.1.2.3, तो ये आपका कौन सा है, IPv4 है। अगर ऐसा लिखा 623B कोलन करके इस तरह से अगर एड्रेस लिखा जाता तो कौन सा था, IPv6 होता था। तो थोड़ा सा क्या दिखता, कैसा दिखता था, उसके बारे में एक बार आप अगेन, मतलब जितने टॉपिक्स हैं, मेरा एक मतलब ये है, जितने टॉपिक्स हैं उतने आप क्या करेंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है, जा एक बार उसको पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। ठीक, देखिएगा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज फॉर IoT आर्किटेक्चर इज आर। देखिए रेस्पबेरी पाई भी आपका क्या है, एक बोर्ड है जिसकी मदद से हम यहाँ प्रोग्राम को अपलोड करके भी रन करा सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, आर्डिनो यूनो पढ़े हैं, ये तो उसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है। क्यूबी बोर्ड भी होता है यहाँ पे, क्या होता है, क्यूबी बोर्ड भी होता है। तो ओवरऑल यहाँ चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है ना। तो यहाँ आने के बाद देखिए सारे बोर्ड हैं जिनमें हम प्रोग्राम अपलोड करके रन करा सकते हैं। जैसे आप आर्डिनो यूनो बोर्ड पढ़े वैसे सारे के सारे बोर्ड हैं, हालांकि कोर्स में सारे नहीं, नाम में जानते रहिएगा आप यहाँ पे। और जैसे मैं थोड़ा सा एक कंपेरिजन यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि जो रेस्पबेरी पाई है वो थोड़ा सा एडवांस बोर्ड है आर्डिनो यूनो से, मतलब कि दोनों हालांकि एडवांस हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांस कौन है, आपका रेस्पबेरी पाई। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जैसे वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट होता है। जैसे आर्डिनो यूनो जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक पढ़ा होगा ब्लूटूथ के लिए HC05 मॉड्यूल, जब आपने ये ऐड किया होगा तब आप ब्लूटूथ ऐड कर सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ फीचर को यूज कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। और उसी तरीके से एक मॉड्यूल था ESP8266, अगर आप ये यूज करते हैं तब आप वाईफाई इनेबल कर सकते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड, मतलब अलग से डिवाइस लगानी पड़ेगी। लेकिन रेस्पबेरी पाई में ये सब फीचर ऑलरेडी क्या होते हैं, एडेड होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स IoT प्रोजेक्ट हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग का हो, डेटा एनालिटिक्स का हो, ये सब अगर मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। बेसिक प्रोजेक्ट हैं तो आपका आर्डिनो यूनो चल जाएगा। और एक मॉडरेट के लिए क्यूबी बोर्ड यहाँ पे है। और जैसे इसमें रेस्पबेरी पाई, जैसे मैंने एडवांस का मतलब क्या हो गया कि भाई रैम, CPU ये सब थोड़े से क्या होंगे, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। यहाँ USB पोर्ट भी मिल जाएगा, HDMI पोर्ट भी मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से हाई फीचर्ड है कौन, आपका रेस्पबेरी पाई यहाँ पे ना। ये चीज़ें एग्जैक्टली हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें 8051, ये तो देखिए ये तो पहले भी डिस्कस किया गया था, बोला गया था आपसे यहाँ पे भाई ये प्रोसेसर बहुत अच्छे तरीके से आप देख लेना यहाँ पे, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख लेना। जैसे इसमें है आपका 8051, ये तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन है कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, 8 बिट का है। लेकिन इसके अलावा भी आप थोड़ा सा 8 बिट के, सॉरी 8051 के बारे में देख लेंगे। तो मैंने आपको जो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया था कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक आपके पास चिप बोर्ड होता है जिसमें मेनली आपका एक CPU होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम रोम होते हैं, रैम रोम भी होते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे IO पोर्ट होते हैं, बहुत सारे IO पोर्ट होते हैं। तो अगर इस तरह कोई एक चिप में ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हुई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर में ही आपको एग्जाम्पल में कई सारे माइक्रो कंट्रोलर बताए गए, जैसे 8051 है, 8031 है ना, 8096 है। उसमें ये बोला गया था कि भाई कोड के फॉर्म में आपको ये तीनों ही देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों 8 बिट का था, कितने का था आपका, ये दोनों 8 बिट का था, और ये कितने का था आपका, 16 बिट का था। ठीक है, और इसके बाद इसमें और सारे नाम थे, जैसे ARM था, एडवांस रिस्क मशीन था, आपके पास PIC था, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर यहाँ पे, और ABR था। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी माइक्रो कंट्रोलर की ही सीरीज है यहाँ पे ना ओवरऑल। तो इसमें कोड में याद रखिएगा कि ये बहुत सारे कोड है, जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका ये भी माइक्रो प्रोसेसर है। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है कि माइक्रो कंट्रोलर, मैं एक ट्रिक बस यहाँ दे दे रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर यही तीनों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
मोस्टली बाकी सब क्या दिखेंगे आपको, माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिए माइक्रो में 3 ही मान लो कोड अभी यहाँ पे हैं, 8051, 8031 और 8096 यहाँ पे। तो ऑप्शन तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा भी आप थोड़ा सा 8051 के बारे में क्या करिए, देख लीजिए जो फीचर्स आपको बताया गया था, क्या फीचर्स बताया गया था उसको थोड़ा एक बार प्रॉपर्ली मैं लिख दे रहा हूँ, बस 1 मिनट यहाँ इरेज करता हूँ एक बार, क्योंकि आगे क्वेश्चन दूसरा कोई मिल सकता है, ठीक है। मेमोरी कितनी यूज होती है ना, रैम कितने बिट बाइट की है, कितने केबी की है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आइए देखिएगा, जैसे इसमें अगर सिंपल सी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें, 8051 की बात हम करने जा रहे हैं। 8051 ही डिटेल में आता है, एक बार जाके पूरी नोट्स आप देख लेना बाकी के भी माइक्रो कंट्रोलर का यहाँ पे ना। तो जो 8051 है, पहले से तो इंटेल ने इसको बनाया, किसने बनाया है, इंटेल ने बनाया है, लगभग 9080 के आसपास बना है, तो 8980 मान लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब डेटा बस कितने की है, जब भी कोई बोला जाता है कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर, तो वही डेटा बस की साइज हो जाती है। और यहाँ पे जो एड्रेस बस की साइज है 16 बिट है, 16 बिट की क्या है आपकी एड्रेस बस यहाँ पे है। और इसके अलावा ये सिस्क बेस्ड है, आपको बताया गया पढ़ाया गया है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो और एक रिस्क पढ़ाया गया था RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये जो आपका है सिस्क बेस्ड है, ठीक है। और ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। पहले देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में शायद ये सब यूज हो जाए, मुझे इतना डिटेल डिस्कशन ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए जो पहली बार कोई कुछ चीज़ आ रही है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर और एक क्या आपने पढ़ा था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यहाँ पे, ठीक है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या था कि भाई अगर डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी, डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए अगर दोनों अलग अलग मेमोरी यूज हो रही है तो कौन सा आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड है। और अगर दो प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए एक ही मेमोरी यूज हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन न्यूमैन। लेकिन मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए जो लिखवाया पढ़ाया गया वहाँ पे, या बनवाया गया नोट्स सॉरी क्लास में, उसके तब जाके, क्योंकि वहाँ पे हार्वर्ड वॉन न्यूमैन डिटेल में लिखवाया गया सारी चीज़ें, तो वहाँ से और आप पॉइंट पिक कर पाओगे कि अगले क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए अगर हार्वर्ड से आए चाहे वॉन न्यूमैन से है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं सारी की सारी ना। तो और क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला डेटा बस, एड्रेस बस, रैम 128 बाइट की है, कितने की है यहाँ पे जो रैम है, रैम की लेंथ 128 बाइट की है, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन कभी कभी और आ जाता है कि भाई कितने साइज तक आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो 64 के भी याद रखिए, कितने तक बढ़ा सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा 8051 में आपकी रैम इंक्रीज नहीं कर सकती, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 64 की, मगर अभी है कितना 128 बाइट, याद रखिएगा। जो आपके पास रोम है, रोम को हम प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं, रैम को डेटा मेमोरी कहते हैं। रोम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम मेमोरी, और रैम को क्या बोलते हैं, डेटा मेमोरी। तो रोम यहाँ 4 KB की, कितने की है, रोम आपकी कितने की है, 4 KB की। तो आप लिखते चलिएगा, एक नोट्स अपने बनाते भी चलिएगा यहाँ पे साथ में, ठीक है। और यहाँ पे जो आईओ पोर्ट होते हैं, जैसे आर्डिनो यूनो में कितने आईओ पोर्ट हैं भाई, 14 तो डिजिटल पिन है, 6 एनालॉग पिन है, इस तरीके से यहाँ पे 4 आईओ पोर्ट होते हैं, कितने होते हैं, 4 आईओ पोर्ट होते हैं, नाम है P0 से P3 तक यहाँ पे, ठीक है। ऐसे टाइमर काउंटर, 5 इंटरप्ट होते हैं, 5 क्या होते हैं, इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट आपको पढ़ाया गया है, जो क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। इंटरप्ट जाके एक बार देखिएगा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक सिग्नल है जो प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो उसमें 5 इंटरप्ट हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बेसिक बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आप एक बार लिख लीजिए, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए जब तक ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे ना। दूसरा देखिएगा नेक्स्ट यहाँ, जैसे अगेन मैं अभी थोड़ा ये रेज इसको कर दे रहा हूँ क्योंकि दिखेगा तो कंफ्यूज करेगा ना। ओके, आइए, जैसे 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन बार कोड सिस्टम नो लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग सेम एज RFID सिस्टम्स। एनीवेज, थोड़ा सा मैं पहले बार कोड को समझा दे रहा हूँ, बार कोड होता है यहाँ पे क्या है, उसके बाद बाकी फिर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए बार कोड क्या होता है, ऐसे आपने एक प्रोडक्ट पे देखा होगा बहुत सारे बिस्किट या अलग प्रोडक्ट पैकेट में मिला था, बार कोड क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कंटेन करता है। और जो बार कोड और देखते हैं आप, उस पर एक ऑप्टिकल स्कैनिंग यूज होती है, ऑप्टिकल मतलब लाइट स्कैनिंग होती है, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनिंग की मदद से इसको हम रीड करते हैं, इस कोड को रीड करके इसकी इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं। तो इसी तरीके का एक और कोड है QR कोड, जिसे हम बोलते हैं, 2D में होता है, QR कोड है, ठीक है। QR कोड को भी हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से स्कैन करते हैं कैमरे वगैरह से ना। तो इनके लिए लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ साइट मतलब ये होता है LOS, लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि अगर ये QR कोड है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी ना, और लाइट आपको पता है यूनी डायरेक्शनल होती है, फोकस्ड होती है ना, मतलब सामने से हम लोग स्कैनर लेके आते हैं तभी इसको रीड कर पाते हैं। इसका मतलब है
इसको स्कैन करने के लिए हमें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना लाइन ऑफ साइट के हम बारकोड को रीड नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ आपको और पढ़ाया था RFID में कि RFID टैग्स, RFID टैग्स, तो RFID टैग्स रेडियो वेव पे बेस्ड होते हैं। किस पे होते हैं? रेडियो वेव पे। तो अगर RFID टैग के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है तब तो आप, क्योंकि रेडियो जो वेव होती है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसके लिए कोई फोकस नहीं चाहिए। इसका मतलब है अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, रीडर यहाँ होगा, कहीं किसी जगह में होगा, रेंज में बस आ रहा होगा तो भी इन्फॉर्मेशन रीड हो जाएगी। तो जो RFID टैग होता है इसके लिए किसी लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये आपका क्या है, बारकोड है, ये बिना लाइन ऑफ साइट के, बिना फोकस्ड के, बिना सामने ले जाके स्कैनर सामने बारकोड पे हमारा काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है नो लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड नहीं, ये गलत है। मतलब बारकोड को लाइन ऑफ साइट चाहिए। सेम एज RFID नहीं, RFID के जैसा तो नहीं है, क्योंकि इसको ये अलग रेडियो वे पे काम करता है, ऑप्टिकल स्कैनिंग पे काम करता है। फ्रॉम एनी एंगल रीडर कैन रीड, नहीं, बारकोड को किसी एंगल से रीड नहीं कर सकते। लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग, बिल्कुल सही है, लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों क्या करते चलिएगा, देखते चलिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 मिनट, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द वायरलेस नेटवर्क टाइप दैट प्रमोट IoT डिप्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री। 1 मिनट, इंडस्ट्री R ना, ओके। मतलब ये कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं जो IoT में यूज करी जा सकती हैं। तो ठीक है, इसमें आपको जब मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बताया था, वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया था यहाँ पे, तो उसमें जैसे आपने पढ़ा था कि सर पहले स्टार्ट हमने किससे किया था, ब्लूटूथ से किया था। हमने ब्लूटूथ के बारे में बताया था, भाई ब्लूटूथ किसने डेवलप किया था, ठीक है, कब आया था, कितनी डिवाइस। तो एक बार ब्लूटूथ जाकर रिवाइज करिए। अब यहाँ पे मैं बस नाम लिख रहा हूँ, BLE पढ़ाया गया था, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। BLE का मतलब ब्लूटूथ लो एनर्जी ना, ब्लूटूथ लो एनर्जी। इसके बाद लाइफ हाई बताया गया था, लाइट फिडेलिटी यहाँ पे। और RFID था, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। NFC था, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जिगबी था, जिगबी प्रोटोकॉल ना। तो जिगबी की इन्फॉर्मेशन एक बार जाके देख लीजिए तुरंत, तब आगे बढ़िए यहाँ पे वीडियो वॉच करके। यहाँ पे आप उसके बाद सेलुलर नेटवर्क आपने 2G से लेके 5G तक देखा था, VoLTE वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद इसमें एक्सटेन था, एक ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जेड वेव था, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और मतलब GPRS था ना, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये सारे के सारे वायरलेस टेक्नोलॉजीज थे, ठीक है। और जिसकी मदद से जिसको हम IoT में यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है पहला वाला। और ब्लूटूथ भी सही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी, मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे, ठीक है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया था कि जो आजकल वाईफाई कार्ड जिसे आप बोलते हैं, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हैं, तो उसमें वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। लगभग 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे काम करता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है। ब्लूटूथ तो जनरली हम लोग जो समझ रहे हैं ब्लूटूथ वही है यहाँ पे, कि ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव के द्वारा एक शॉर्ट रेंज नेटवर्क में वर्क कराया जा सकता है। इसके कई सारे वर्जन्स हैं, जिसमें लगभग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वगैरह आपने पढ़ा था 802 पॉइंट ना, IEEE का, जो IEEE ये भी बहुत पूछा जाता है। तो IEEE यहाँ पे 802.15 ना पॉइंट, अगर जिगबी है तो 4 था, BLE है तो 4 था, अदरवाइज नॉर्मल ब्लूटूथ है, क्लासिक है तो 1 था यहाँ पे। मतलब ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आई थिंक बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी अगर मैं बहुत और डिटेल डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो इतना इनफ है, आई होप इतना इनफ है। अब बाकी सारे क्वेश्चन में चीज़ें होती रहेंगी आपकी ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे द लीडरशिप ट्रेड्स, मतलब लीडरशिप एग्जैक्टली डिफाइन करने की बात यहाँ पे करी जाती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्या लीडरशिप यहाँ पे। तो लीडरशिप क्या हो सकता है ना, अगर हम इसको सिंपली क्या करें, सॉरी, डिफाइन करें, तो लीडरशिप का मतलब ये हो सकता है कि भाई एक ऐसा पर्सन है, लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो लोगों को इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, गाइड करे और सपोर्ट करे ना किसी गोल को अचीव करने में। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यार उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना। तो सबके अंदर तो नहीं बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती। तो कोई ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी ग्रुप को लीड अगर कर रहा है, तो हम कहते हैं उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, लोगों को एक चीज़ों को समझा पा रहा है, सही से गाइड कर पा रहा है यहाँ पे। और कोई गोल अगर जैसे कंपनी का होता है ना, कंपनी का गोल है भाई प्रोजेक्ट ये बनाना, ये चीज़ करनी है, तो उसमें वो एक पाथ दे देगा और लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हम कहेंगे यार एक अच्छा लीडर लोगों को साथ में लेके चल रहा है यहाँ पे। एनीवेज, तो टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाँ बिल्कुल सही है। टू गाइड फॉलोअर्स, यस। अब इसको वन बाय वन अगर आप समझोगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि
मतलब लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, उनको विजन दिखना शुरू हो जाता है। अगर कोई ऐसा कर सकता है लोगों के साथ, हम कहेंगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद मोटिवेट करता है। गाइड करने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझिएगा कि एक तरीके से जो उसके फॉलोवर्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को टीचर में अगर एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक टीचर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है तो स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से ये बेसिक सी चीज़ है, कॉमन गोल को अचीव कराने में अगर कोई हेल्प कर रहा है, दैट इसके अंदर क्या है, एक लीडरशिप कैपेबिलिटी है ना यहाँ पे। तो ये भी आप सिंपली याद आप दीजिए यहाँ पे ना, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी यार, एक मिनट। हाँ, इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर है यहाँ पर ना, एक मिनट, पॉइंटर, हाँ, टर्नरी ऑपरेटर ना। देखिए, एक ऑपरेटर्स को आपको ऐसे पढ़ना है प्रॉपर डिटेल में यहाँ पे, चाहे वो अरिथमेटिक हो, ठीक है, चाहे वो लॉजिकल हो, सबके सिंबल्स आप याद रखिएगा, सबके सबके सिंबल याद रखिए। जैसे अगर आपसे पूछा कि ये कौन सा ऑपरेटर है, सर लॉजिकल एंड है। ये कौन सा ऑपरेटर है, सर बिटवाइज और है ना। ये कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे, बिटवाइज एंड है, ठीक। तो इस तरीके से आप सब, जैसे ये कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे, बिटवाइज नॉट है, सब सॉरी लॉजिकल नॉट है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको सब सिंबल्स पता होने चाहिए। उसी में से एक ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे आप इफिल्स यूज करते हो, तो आप चाहो इफिल्स ना यूज करके टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जैसे आप कहते हो कि सर इफ़ अगर कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन क्या होता है, 20 होता है, क्या होता है, 20 होता है। तो यार सी में एक वेरिएबल उसमें क्या चला जाए, 100 चला जाए, और एल्स में नहीं, तो सी में क्या चला जाए, 200 चला जाए। मान लो ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम था, आप इफिल से बना रहे थे, तो आप चाहें तो इसको किससे बना सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर से, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के आपको ऑपरेंड देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्या होता है, जैसे सी मुझे स्टोर करना है तो मैंने सी रख लिया। जैसे यहाँ पे कंडीशन दीजिए ए ग्रेटर 20, अगर ए की वैल्यू 20 से ग्रेटर है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन, ये कंडीशन, ये क्या है आपकी कंडीशन है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1, मतलब मुझे क्या, कोई एक्सप्रेशन आप दे दो, मुझे सिर्फ क्या देना था, 100, और फिर कोलन लगाना है, फिर क्या दोगे आप यहाँ पे, 200। इसका मतलब है कि ये जो एक तरीका है, क्या तरीका है, पहले कंडीशन लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं यहाँ पे। ये जो सिंटैक्स है, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे टोटल 3 आप देख रहे होंगे, 3 चीज़ें यहाँ पे, एक पहला कंडीशन हो गया, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, मतलब कि आपको टोटल 3 ऑपरेंड मिल रहे हैं, इसलिए टर्नरी बोलते हैं। जिसमें एक ऑपरेंड होता है, जैसे आपने देखा होगा ए प्लस प्लस, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही ऑपरेंड है, इसे क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। जो प्लस वो बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि 2 नंबर ऐड करता है, 2 नंबर ऐड करता है। तो जो 2 डेटा के साथ काम करे, जैसे ये देखो 2 डेटा कंपेयर कर रहा है, अगर जो 2 डेटा के साथ काम करे वो क्या है, बाइनरी है। जो 1 डेटा के साथ काम करे वो क्या है, यूनरी है। और जो 3 ऑपरेंड के साथ काम करे वो क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स कौन सा सही है, पहला बेस्ड ऑन टर्निंग कंडीशन, तो कोई मीनिंगलेस है यहाँ पे, कंडीशन एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन। ये बी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है यहाँ पे ना, बाकी तो गलत है, एक लूप के जैसा होगा नहीं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए इसके बाद ये जो क्वेरी है यहाँ पे, आगे एक सी का प्रोग्राम है, तो सी का प्रोग्राम रन कराते हो तो इसे एक्स इक्वल टू 1 है, वाई इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे क्या है, जेड है, ठीक। तो तीनों का देखिए ध्यान से, एक्स प्लस प्लस, ये पोस्ट है, क्या है, पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू क्या होती है, यूज होती है, फिर बाद में इंक्रीमेंट होती है। पोस्ट में क्या होता है, बाद में इंक्रीमेंट होना, पहले यूज होगी। प्री में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होकर फिर यूज होना। तो यहाँ पे लिखा हुआ जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, और प्लस में वाई। तो एक्स की जो वैल्यू है पहले यूज होगी 1, ठीक है। अब उसके बाद एक्स की वैल्यू बाद में बढ़ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ जो पुट होगी वो 1 पुट होगी, 2 नहीं पुट होगी। पुट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये पोस्ट है। और प्लस में क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 कहाँ जाएगा, जेड में, तो जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 हो गई। इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक्स 2 हो गया, वाई 1 ही रहा, और जेड क्या हो गया, 2 हो गया। प्रिंट क्या किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है एक्स और वाई, मतलब एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये समझ में आया होगा। अगर ये प्लस प्लस एक्स होता तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स इक्वल टू पहले 2 होता, 1 से क्या होता, 2 होता, फिर यहाँ जब 2 पुट होता तो 2 + 1 क्या हो जाता, 3 हो जाता जेड की वैल्यू ना। लेकिन नहीं, पोस्ट में पहले पुट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, और प्री में पहले इंक्रीमेंट होगा फिर क्या होगा, पुट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ये बेसिक सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी सही होगा। नेक्स्ट,
इसमें देखिएगा ये दिया हुआ है कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर आर हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। देखिए आ भी गया ऑपरेटर से एक और क्वेश्चन यहाँ पे। प्रेसिडेंसी थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, व्हाट इज प्रेसिडेंसी। बस 1 मिनट यहाँ थोड़ा इरेज करता हूँ इसको। तो इसमें ये क्वेश्चन ठीक है पेपर आपको भेजा गया है, तो कोई इशू हो तो बताइएगा। मैं बस कुछ ऑप्शन हाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये इक्वल ऑपरेटर है और ये लॉजिकल है और ये रिलेशनल है, लास्ट में अरिथमेटिकल है। क्या है? अरिथमेटिक है। तो अब देखिए प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है, प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक। तो जितने भी ऑपरेटर हैं हर ऑपरेटर अगर की एक प्रेसिडेंसी होती है और एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है। बस 1 मिनट इसको भी थोड़ा इरेज कर दूँ, फिर थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। जैसे आप इतना समझिएगा कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस में 3, ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखा गया है तो ये दो ऑपरेटर हैं, लेकिन दोनों में पहले किसको सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई को। सब लोग पहले इसी करोगे, फिर 3 करोगे तो आएगा आपका यहाँ पे 53। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई है। बॉडमॉस रूल नहीं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज की अलग प्रेसिडेंसी टेबल होती है और सबकी प्रेसिडेंसी फिक्स है, अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस का है, हाई प्रायोरिटी का है, और एक क्या है? लोअर प्रायोरिटी, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व किया। इसी तरीके से जब अरिथमेटिकल ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, और लॉजिकल आते हैं, और यहाँ पे रिलेशनल आते हैं, क्या आते हैं? रिलेशनल आते हैं। ग्रेटर लेस और इक्वल इक्वल ये सब रिलेशनल है, नॉट इक्वल इक्वल ये सब रिलेशनल है। तो जब ये ऑपरेटर आते हैं एक साथ में यहाँ पे, तो ये एक टेबल है। यहाँ पे टेबल मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। इसमें खास करके सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है अरिथमेटिक की। किसकी होती है? अरिथमेटिक की। फिर यहाँ पे होती है आपकी रिलेशनल की। किसकी होती है? रिलेशनल की। फिर होती है आपके पास यहाँ पे लॉजिकल की। किसकी होती है? लॉजिकल की ना। ये सब ये भी रिलेशनल में ही आएगा। ठीक है। तो सब इसके बाद किसकी होती है? लॉजिकल की होती है। क्योंकि कभी आप देखे होंगे आप दो कंडीशन साथ में लगाए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लगाया 2 <3 एंड, मतलब चाहे एंड आप पाइथन लिखिए या फिर सी का एंड यूज करिए, 4 > 5। तो आप पहले क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये भी फॉल्स हुई तो फॉल्स होगा। तो पहले सॉल्व कौन होता है? ये होता है, फिर ये होता है, फिर जाकर के ये होता है। इसका मतलब है लेस देन की प्रायोरिटी क्या है? हाई है, और एंड की प्रायोरिटी क्या है? लो है यहाँ पे। ठीक है। तो लेस देन क्या है? रिलेशनल है, और एंड क्या है? लॉजिकल है। तो रिलेशनल से ज़्यादा कौन, सॉरी, लॉजिकल से हाई किसकी होती है? रिलेशनल की होती है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे हाई किसकी होगी? अरिथमेटिक ऑपरेटर। किसकी होगी यहाँ पे? अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे, यहाँ केस में। दूसरा ये होता है कि मैं थोड़ा एसोसिएटिविटी बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? एसोसिएटिविटी। यहाँ उसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करिएगा। एसोसिएटिविटी क्या होता है? हमेशा बस एक तरीका है कि जब दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के आ जाएं। जैसे जैसे देखिए, जब अरिथमेटिक ऑपरेटर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो उसमें आपको पढ़ाया भी गया है क्लास में कि जो मल्टीप्लाई होता है और जो डिवाइड होता है और जो मॉड होता है, इन तीनों की प्रायोरिटी क्या होती है? सेम होती है। और प्लस माइनस की क्या होती है? सेम होती है। हाई होती है और ये क्या होती है? लो होती है यहाँ पे। ठीक। लेकिन जब आपके किसी इक्वेशन में जैसे 10 × 2 और डिवाइड में 3 आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, या प्लस में 4 आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो आप देखोगे यहाँ पे दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है, प्रेसिडेंसी सेम है। लेकिन अब क्या करना है? इनमें से किसको पहले सॉल्व करना है? यहाँ नहीं देखिए आप, दोनों की सेम है, यहाँ पे दोनों की सेम है। लेकिन अब यहाँ पे डिसाइड होता है दो डायरेक्शन से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं सबकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। क्या है? लेफ्ट टू राइट है। मतलब जब आप इन दोनों साथ में आ जाएं तो आप ये चेक करिए एक्सप्रेस में जाके कौन लेफ्ट में दिया है। अगर लेफ्ट में कौन दिया है? मल्टीप्लाई, तो पहले कौन सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 × 2 20 डिवाइड बाई 3 और प्लस में 4। अब इन दोनों में तो क्लियर है, पहले कौन होगा? डिवाइड होगा, फिर कौन होगा? प्लस होगा, क्योंकि डिवाइड की हाई है, प्लस की लो है। यहाँ तो फैसला किससे हो गया? प्रेसिडेंसी से। लेकिन यहाँ पे जो फैसला है वो किससे हुआ था? आपका एसोसिएटिविटी से। तो एसोसिएटिविटी या तो लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट टू राइट होती है। तो अरिथमेटिक में लेफ्ट टू राइट ही होती है। तो अरिथमेटिक में अगर आपसे ये पूछा गया इनमें पहले कौन सॉल्व होगा, इसका मतलब है आपका पहले मल्टीप्लाई यहाँ सॉल्व होगा। लेकिन अगर ऐसा दिया होता 20 / 3 × 4 प्लस में 5, तो अब बताइए
अब फिर दोनों आ गए, लेकिन अब लेफ्ट में कौन है, डिवाइड है, तो पहले कौन सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, फिर कौन होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 3, हाँ 6 जा 18 ना, तो 6 और इनटू में क्या आएगा 4 प्लस में 5। ये क्वेश्चन अब सॉल्व यहाँ पे होगा इस तरीके, या पॉइंट में आएगी वैल्यू तो पॉइंट में आएगी, पाइथन होगा तो सी में आएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी डिसाइड कर रही है किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। तो जब दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम हो जाए तो वहाँ पे डिसीजन किससे होता है, एसोसिएटिविटी का। तो अब एसोसिएटिविटी ज़्यादातर लेफ्ट टू राइट ही होती है, कुछ कुछ का राइट टू लेफ्ट होती है, वो सब चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं है, और टेबल्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप जो भी जहाँ भी पढ़ाया गया हो नोट्स में जाके एक बार देख लीजिएगा कि भाई क्या सिस्टम है किसका, एसोसिएटिविटी का ना वहाँ पे। चलिए इतना इनफ अभी इस क्वेश्चन के लिए, इतना इनफ है यहाँ पे। तो पहले ऑप्शन में कौन आएगा, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा इसमें। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें कौन सा बिटवाइज, देखिए पहला मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम एज ए पॉइंटर भी यूज करते हैं। जो पहला ऑपरेटर है ये क्या है आपका, एक तरीके से ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, क्यों ए इंटू बी लिखते हो ना आप लोग यहाँ पे, या पॉइंटर के जैसा भी इसको यूज कर सकते हैं। ये लॉजिकल एंड अभी बता के आ रहे हैं, ये लॉजिकल और है, और ये 2 बार लेस देन है, मतलब क्या है, ये बिटवाइज है, क्या है, बिटवाइज है। क्वेश्चन क्या दिया था, नॉट बिटवाइज, गलत क्वेश्चन दिया है, इसको देना चाहिए इज बिटवाइज ऑपरेटर, क्योंकि एक ही तो बिटवाइज है, बाकी सब क्या है, बिटवाइज नहीं है, ये भी बिटवाइज नहीं है, ये भी बिटवाइज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर कितने टोटल जो बिट पे काम करते हैं वो ऑलमोस्ट 6 हैं शायद। यहाँ पे आपके पास एक बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज आर हो गया, बिटवाइज नॉट हो गया, बिटवाइज एक्सॉर हो गया, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। ये जो ऑपरेटर है सब क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है। इनको एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इन सबकी मीनिंग क्या है वो आप एक बार जा करके रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात होती, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। चलिए देखिएगा, एक मिनट यार पेरेज, तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लेता हूँ, ये हाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो सेंसर्स हैं, एलईडी सेंसर आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, दूसरा है पीबीएस, तीसरा है लेड सल्फाइड, चौथा है आपका ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे इसमें देखिए थोड़ा सा देखिए सेंसर के बारे में, ठीक है क्या है। वैसे जितने भी जो भी एलडीआर सेंसर, पहले एलडीआर सेंसर के बारे में एक बेसिक इंट्रो ले लीजिए, कहाँ गया है, ओके। तो इसमें एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये रजिस्टर आ रहा है, ISIS है रजिस्टर। ये एक लाइट सेंसर है, क्या है, लाइट सेंसर है, ठीक। मतलब लाइट की इंटेंसिटी को मीजर करता है, मतलब किसी रूम में किसी इन्वायरमेंट में कितनी लाइट है, अगर आपको ये पता करना है एक वैल्यू के फॉर्म में, तो आप एलडीआर सेंसर लगा सकते हैं। जैसे हमको ये पता करना है कि भाई स्ट्रीट लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, कब हमारी अपनी एलईडी को ऑन करना है, कब ऑफ करना है। अगर नेचुरल लाइट पर्याप्त है तो ऑफ कर दीजिए, अगर नहीं है तो ऑन कर दीजिए। तो जो जो भी ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम जहाँ भी लगा होगा वहाँ पे आपका एलडीआर सेंसर लगा हो सकता है लाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ज़्यादातर केस ये आपके पास जो लाइट एलडीआर होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के यहाँ पे, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेनली फेमस हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड जिसे हम पीबीएस कह सकते हैं, और कैडमियम सल्फाइड यहाँ पे ना, कैडमियम सल्फाइड जो आपका यहाँ पे हो गया CDS, इनका अक्सर यूज करा जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक। और इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। जो एलडीआर हम लोग देखते हैं उसमें कुछ ऐसा दिखता है, 2 पिन्स होती हैं ना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, किसी को आप बना सकते हैं। कनेक्शन आपको 5 वोल्ट वगैरह दे करके, एक अब यहाँ कनेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अगेन ना, ऐसे कनेक्ट होता है, क्योंकि ये उसको दूसरे प्रैक्टिकल वे में देखेंगे जब देखेंगे तो यहाँ पे। लेकिन हाँ इसमें 2 पिन होती है यहाँ पे ना, ये ध्यान रखिए, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है, और एक लाइट सेंसर है, और यहाँ पे पैसिव नेचर का है, 5 वोल्ट लगता है, पावर सप्लाई बाहर से आपको देनी पड़ती है यहाँ पे, और सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। और यहाँ पे जैसे लेड सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, इनसे आपके पास कॉमन सेमीकंडक्टर्स इनके लिए।
और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इनकी अगर आप इनका प्रोसीजर देखेंगे तो जिसको जब बनाया गया है तो एक जब जैसे ये मटेरियल है, मटेरियल इस पर जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, जब एक्साइट होते हैं तो मूवमेंट तेज़ी से हो जाता है, तो रजिस्टेंस कम हो जाता है। जो यहाँ पे मतलब जो मटेरियल है वहाँ पे रजिस्टेंस कम होगा। अगर रजिस्टेंस कम होगा तो उसी हिसाब से लाइट को मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे रजिस्टेंस के हिसाब से लाइट को मेजर किया जाता है, रजिस्टेंस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है वो। ठीक है, एक इसका अपना टेक्निकल फिनोमेनन है। तो हम लोग एज IoT स्टूडेंट, सॉरी वो लेवल स्टूडेंट, इतना इनफ हम लोगों के लिए कि ये फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा सेंसर है, किस मटेरियल से मिलकर बना होता है, कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल आप इसको देखे भी हैं, इसकी कोडिंग भी किए हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो भैया ऑप्शन तो भूल गए, क्या ऑप्शन था हमारा, हमको करना क्या था, सेमी कंडक्टर सही है। ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना भाई, ये एक आपका नाम है और ये आपका क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला है। तो मतलब वैसे भी हिंट दे दिया था इसने लगभग कि आल ऑफ द भी होगा, क्या होगा आल ऑफ द, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ आने के बाद एक नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर डिजाइन टू रिकॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल एंड मटेरियल टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर कौन है, कौन आपका टेम्परेचर सेंसर है ना। तो ये आपका DHT11 टेम्परेचर सेंसर है, जब लिखवाया गया आपको। ESP8266 ये वाईफाई मॉड्यूल है, क्या है, वाईफाई मॉड्यूल है। RFM3200 ये भी टेम्परेचर सेंसर है। LM35 ये भी टेम्परेचर सेंसर है। 3 टेम्परेचर सेंसर है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी हट जाता है। अब यहाँ पे जो DHT11 है ना, अब थोड़ा सा वन बाय वन क्या करिए आप इसको देख लीजिए। DHT11 एक वायर्ड है, कैसा है, वायर्ड है, रीड करता है दोनों को, टेम्परेचर भी करता है, ह्यूमिडिटी भी करता है ना यहाँ पे। तो ये पहली चीज़ तो वायरलेस है ही नहीं है, तो वैसे भी लिस्ट से हट जाएगा। और LM35 अब इसके ये तो क्या हो गया, सॉरी अब ये तो आपका वाईफाई मॉड्यूल है नहीं है ना। यहाँ पे जो आपके पास LM35 है वो भी क्या है, मतलब टेम्परेचर सेंसर ही है ना, लेकिन यहाँ पे ये भी वायरलेस भी नहीं है, यहाँ भी वायर लगता है। ठीक है, हम लोग जब प्रैक्टिकली किए थे ज़्यादातर यही यूज किए थे LM35, तो इसका मतलब ये भी वायर्ड है, तो ये वैसे लिस्ट से हट जाएगा। ये जो सेंसर है इसको लिखवाया गया था, सर बैटरी फ्री भी है और वायरलेस भी है, कौन सा, RFM3200। इसके अलावा कई सारे और टेम्परेचर सेंसर थे, जैसे RTD था, थर्मोकपल था, थर्मोकपल ये भी आपका एक टेम्परेचर सेंसर है। थर्मिस्टर था, थर्मिस्टर नाम जरूर याद रखिएगा भाई, पूछ लिया जा सकता है ऑप्शन में कौन सा टेम्परेचर सेंसर है कौन सा नहीं है। और यहाँ पे हाँ, इसके अलावा एक STSC1 था। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्या था, और बाकी तो यहाँ दिया ही है, ये सब टेम्परेचर सेंसर्स है ना, बस ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सही होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी, ये जो PROGRAM लिखा है इसका मतलब है प्रोग्राम मेमोरी। यहाँ पे थोड़ा ये एक अलग टॉपिक आ गया ना, इसको थोड़ा डिटेल दे दिया गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं मैक्रो, क्या पढ़े हैं, मैक्रो, अभी लास्ट क्लास के आसपास पढ़े थे मैक्रो ना। तो मैक्रो में जो हमने पढ़ा था कि भाई हैज डिफाइन के द्वारा कोई हमें कांस्टेंट डिक्लेयर करना होता है, तो हम उसी को मैक्रो कहते हैं सिंपल वे में। यहाँ पे कि जैसे 835 ऐसे आ गया यहाँ पे, तो एक मैक्रो हो गया, इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई आपकी 35 हो गई। तो ये उसी तरीके से एक जो प्रोग्राम मेमोरी है, PROGRAM, ये जो है आपके पास, ये एक मैक्रो है। क्या है, मैक्रो है। तो पहले तो ये क्लियर करिएगा ना, इसमें ये आपका क्या है, एक मैक्रो है। जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है, AVR माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, उसी में ये एक मैक्रो डिफाइन किया गया है। अब थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझिएगा, जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो वेरिएबल होता है वो जाके आपके मेमोरी में क्रिएट होता है और उसकी वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है। और कौन सी मेमोरी वहाँ पर होती है, रैम, और रैम में कौन सा, SRAM, ध्यान रखिएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर में SRAM यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर में DRAM नहीं यूज होता। क्या होता है, DRAM PC वगैरह में होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका SRAM होता है। ठीक है, तो अब पहली चीज़ तो ये है कि जब हम कोई IoT में प्रोग्राम करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, तो वहाँ पे जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वो सारे जो डेटा वगैरह होते हैं, वो सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं आपके पास, यहाँ पे SRAM में। क्या होते हैं, SRAM में, है ना, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ होती है, SRAM में। लेकिन अगर आप
जैसे एस रैम लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो अगर एस रैम लिमिटेड होता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम चाहें इसको कि यार कुछ ज़रूरी चीज़ें स्टोर कराएं और पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ पे इसको क्या कर लें, सेव कर लें यहाँ पे। तो उसके लिए एक हमारे पास और ऑप्शन है कि हम कुछ डेटा को फ्लैश में स्टोर करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं, फ्लैश में। फ्लैश भी एक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो अब जब इसमें स्टोर कराना होता है तो हम इसका यूज करते हैं प्रोग्राम मेमोरी का, ठीक है। तो अगर इस जो ये क्या है, क्या इसको हमने बोला था, मैक्रो, ये जो मैक्रो है, तो अगर आप किसी तरीके से ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट ना, कांस्ट यहाँ पे ए इक्वल टू वैल्यू, और वहीं प्रोग्राम मेमोरी मतलब प्रोग्राम मेम का यूज करके अगर आप डेटा को कांस्टेंट बना देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं, तो अब आपका डेटा एस रैम में ना जाके किस में जाता, फ्लैश में। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आपने इंट ए इक्वल 20 लिखा तो ये कहाँ बनेगा, एस रैम में। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दिया और कॉन्सेप्ट किसका लगा दिया, प्रोग्राम मेमोरी का, यहाँ पे हेडर फाइल यूज कर लिया, तो अब आपका डेटा कहाँ स्टोर होगा, फ्लैश में। तो रैम सेव रहेगी, और जैसा आप रैम जानते हैं, रैम कितने की, 2 KB की है, और फ्लैश आपका है 32 KB का है, ठीक है। तो इस वजह से ये यूज होता है। मतलब बोला गया है कि अ मेमोरी यूज्ड वाइल सेविंग डेटा ड्यूरिंग, अगर ये यूटिलिटी यूज होती है तो आपका एस रैम में डेटा ना सेव होकर के कहाँ सेव हो जाएगा, आपका फ्लैश में। कहाँ हो जाएगा, फ्लैश में। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर डी रैम देखें, यहाँ यूज नहीं होता माइक्रो कंट्रोलर में, फ्लैश ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे फ्लैश क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एस रैम तो में बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स बनते हैं, ठीक। और ई पी रोम यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ इसको, जो ई पी रोम है यह तो रीड ओनली है, हम कोई डेटा राइट वगैरह करते ही नहीं यहाँ पे ना, डेटा वगैरह राइट यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। तो मेमोरी की बात एक बार रिवाइज अगर आपको करना हो आप कर लीजिएगा। ये जो आपके पास क्या है, एस रैम है ना, एस रैम में आपका जाहिर सी बात है टेम्पोररी जो वेरिएबल्स हैं या जो रन टाइम डेटा है वो सब एस रैम में स्टोर होता है। और जो प्रोग्राम मेमोरी है फ्लैश, उसमें आपका कोड कहाँ होता है, कोड फ्लैश, जो आप कोड अपलोड करते हो फ्लैश में ही जाता है, कोड कहाँ जाता है, फ्लैश में। लेकिन अगर आप अपने डेटा को यहाँ स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आप उसको प्रोग्राम मेमोरी के द्वारा कांस्टेंट बना दीजिए, ठीक है। तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा एस रैम के बजाय, और डी रैम यहाँ यूज नहीं होता। और हमने बोला कि आपका जो ई पी रोम है या ई पी रोम है, ये तो आपका रीडिंग के लिए है, ये राइटिंग के लिए बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में, पूरा पहले रीड कर लूँ यहाँ पे। द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइजेज विच टू प्रोड्यूसेस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस। मतलब कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि भाई क्या क्वेश्चन का मतलब है, जो स्ट्रेस, अच्छा कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक ना जिससे जो मेंटल एक्सरसाइज पे बेस्ड हो और रिलैक्स, हाँ रिलैक्स रिस्पॉन्स क्या करती हो, प्रोड्यूस करती हो, ठीक है। तो खान पान तो एक बेसिक रूल है ही है, खान पान से स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, नहीं यार। स्लीपिंग, स्लीपिंग ठीक है, एक ऑप्शन है। मेडिसिन इनटेक तो कोई, जैसे हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें, पहला है ऑटोजेनिक टेक्निक, यही सही लग रहा है ना, हाँ ये यही सही है आपका, ऑटोजेनिक टेक्निक है, ठीक है। तो ऑटोजेनिक टेक्निक का मतलब ये होता है, एक ऐसा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड है जो, ये क्या है आपका, एक मिनट यार इनेबल कर लें, हाँ। ये जो आपके पास ऑटोजेनिक टेक्निक है यहाँ पे ना, ये एक ऐसा मेथड है स्ट्रेस को मैनेज करने का जो मेंटल एक्सरसाइज पे बेस्ड है। और इसमें जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रीदिंग वगैरह हम लोग नहीं है योगा टाइप कुछ करते हैं यहाँ पे, सेल्फ सजेशंस या बॉडी को काम रखने के लिए, माइंड को काम में, ब्रीदिंग अप ब्रीद आउट ना, ये सब करते हैं। तो ये सब इसको हम बोलेंगे कि कौन सी टेक्निक है, ऑटोजेनिक टेक्निक है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। और अगर सिंपल सी बात है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि ठीक है, हार्ट रेट, बीपी ना, स्लीपिंग क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, ठीक है, एक इमोशनल बैलेंस हो, हम फोकस कर पाते हैं किसी चीज़ों पे। तो अगर ईटिंग की बात करें तो बट एक कोई टेक्निक नहीं है ना, कहने का मतलब है कि अगर ईटिंग से स्ट्रेस रिड्यूस, तो ऐसे नहीं, रिलेट ही नहीं कर रहा। स्लीपिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यार रिकवरी कर सकते हैं, प्रॉब्लम में है तो, लेकिन कोई मेथड नहीं है कि ये स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और मेडिसिन तो एक सिम्टम्स को क्या करेगा, सिम्टम्स के लिए होता है, रिलैक्स रिस्पॉन्स की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बेटर क्या होगा यहाँ पे, ये ऑटोजेनिक टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT बेस्ड आंसर। अच्छा हाँ, जो माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन है, आप किस बेस पे इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। हाँ माइक्रो कंट्रोलर है तो हम लोग तो ये देखते हैं ना, इंडिविजुअल मतलब होता है भाई उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब टेक्निकली स्पेसिफिकेशन क्या है वहाँ पे। जैसे हम लोग देखते हैं क्या स्पीड है उसकी, कितना रैम है, रैम की साइज़ क्या है, रोम की साइज़ क्या है, क्यों ना, कितनी स्पीड है यहाँ पे, ठीक, रैम की साइज़ क्या है, रोम की साइज़ क्या है यहाँ पे,
पावर कंजम्पशन कितना ले रहा है ना, नंबर ऑफ पिंस कितना है, GPIO पिंस कितना है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके हिसाब से तो करते ही करते हैं यहाँ पे ना। और दूसरा जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सी बात है कि ये कंस्टेंट जैसे कंसिस्टेंटली ये हर इन्वायरमेंट में वर्क कर पाएगी, जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होंगे, क्या वहाँ पे काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी ना। इसका मतलब है भाई बहुत लॉन्ग टर्म थोड़ा चले, यहाँ पे जल्दी क्रैश वगैरह ना हो। तो जाहिर सी बात है हम लोग ये ढूंढते हैं ना भी कौन सा, जैसे इंडस्ट्रियल IoT है, मेडिकल डिवाइसेस हैं ना, इन सब जगहों पे हम लोग कोशिश करेंगे ना कि भाई हमें एक स्टेबल IoT में वैसे भी चीज़ें स्टेबल चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट होता है कि हर बार उसको हम चेंज नहीं कर सकते बार बार। हाँ, डिजायरेबल आउटपुट जाहिर सी बात है कि अब वॉशिंग मशीन में लगाना है माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके हिसाब से आप सोचेंगे, कोई कार में लगा हुआ है ना, अलार्म के लिए है, तो कहने का मतलब है जाहिर सी बात है कि अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग टाइप के आपके पास क्या होंगे। जैसे भी मैंने बताया था वहाँ पे रेस्पबेरी पाई है, माइक्रो आर्डिनो यूनो है, और उसमें आर्डिनो यून है, बहुत सारे बोर्ड आपके पास लगभग बेसिकली जो एक मेनली 8 टाइप के बोर्ड होते हैं, कितने टाइप के, 8 टाइप के आपके बोर्ड होते हैं। ठीक है, आगे नाम डिस्कस हो जाएगा यहाँ पे ना, कोई क्वेश्चन है उसी के थ्रू हो जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन का नंबर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ना। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए ये तो आपका उसका सॉफ्ट स्किल भी मैं लेके ही चल रहा हूँ, साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इसको एक बार रीड कर लें पूरा क्वेश्चन। क्या है, द मैसेज मीन्ड फॉर द जनरल पब्लिक एंड द सेंड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप आर कॉल्ड। यहाँ पे है आपका कि एक मैसेज मीन्ड फॉर जनरल पब्लिक एंड दैट सेंड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप आर कॉल्ड। ओके, तो सबसे पहले इनको आप देखिए ये सब हैं क्या ना, इनको पहले आप समझने की कोशिश करिए क्या क्या है यहाँ पे। सर्कुलर मेमो है, नोटिस सर्कुलर है, नोट सर्कुलर है, और यहाँ पे क्या है, मिनट और सर्कुलर। तो आप सबके बारे में एक बार एक शॉर्ट डिस्कशन कर लीजिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेमो यहाँ पे ना। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं सर्कुलर क्या होता है। तो जैसे सर्कुलर एक फॉर्मल, देखिए जाहिर सी बात है, एक रिटन चीज़ें हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे किसी चीज़ को कैसे करना है, किसी काम को ना कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों को बताना है कोई चीज़, तो उसका एक उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे यहाँ पे। अगर कोई कंपनी या किसी मतलब आप कह सकते हैं मतलब जहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर वे में काम हो रहा हो, तो वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन ही मोस्टली होता है। तो सर्कुलर कह सकते हैं ना कि एक जनरल पब्लिक के लिए होता है, लार्ज ऑडियंस के लिए होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बॉडीज है, तो अगर कोई अपना पॉलिसीज, रूल्स, शेड्यूल, जैसे टाइम टेबल नहीं होता, एग्जाम का शेड्यूल, एग्जाम का टाइम टेबल, अगर उस एग्जाम के टाइम टेबल को हम सर्कुलर कह सकते हैं यहाँ पे ना। कोई अनाउंसमेंट है, कोई अपडेट है पब्लिक लेवल पे, लार्ज लेवल पे ना, तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर। यहाँ पे तो हमने बताया ना, कोई कंपनी की पॉलिसीज हो, कोई रूल्स हो, कोई शेड्यूल्स हो ना, यहाँ पे जैसे जो कॉलेजेज होते हैं वो स्टूडेंट के लिए एग्जाम डेट निकालते हैं, तो उसको सर्कुलेट किया था हर जगह, भाई इस डेट से क्या है, एग्जाम है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो कम्युनिकेट करने का तरीका था, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, सर्कुलर। तो सर्कुलर किसके लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए, लार्ज ग्रुप के लिए होता है आपका कौन, सर्कुलर, ठीक है। एक जो आपके इसके बाद मेमो दिख रहा है वहाँ पे, तो मेमोरेंडम बोलते हैं इसको। मेमो क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, ठीक है। तो मेमोरेंडम का मतलब होता है सेम किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। जैसे कोई आप कह सकते हैं कि मेमो एक इंटरनल मैसेज है जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया था किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना। जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई कोई डिपार्टमेंट है या चार मतलब क्या कर रहा है अपने, कोई मतलब जैसे ऐसे समझो कि कोई ग्रुप है, इसमें कोई पॉलिसी चेंज करनी है, तो उसके लिए एक लेटर जारी किया गया कि भाई इस ग्रुप को दे दिया गया, उसके थ्रू आपका काम हो गया, तो इसे मेमोरेंडम कहते हैं। मतलब कि एक छोटे स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया गया कम्युनिकेशन के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, या शॉर्ट में मेमो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोटिस ना, अब जैसे एक बार क्या है, हाँ नोटिस सर्कुलर, दूसरे ऑप्शन में क्या आपका है, नोटिस सर्कुलर। देखो नोटिस क्या होता है, ये भी एक फॉर्मल बोल सकते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ही है, रिटन ही है, अनाउंसमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। तो जहाँ भी ये भी एक लार्ज ग्रुप के लिए ही हो सकता है, कि जैसे स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए ना, कि भाई कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना इस लेवल पे, तो सर्कुलर के जैसा ही है थोड़ा सा। इसको भी हम लोग स्पेसिफिक में रखेंगे, सर्कुलर ज़्यादा क्या है ना। जैसे मीटिंग्स किसी को
अनाउंस करना है, कोई इवेंट अनाउंस करना है, तो एक नोटिस जारी होती है कि हाँ भाई ये है, इस डेट को ऐसा कुछ है यहाँ पे, बस एक बता दिया कि ये डेट को है ये चीज़ ना, बस और कुछ नहीं यहाँ पे। हॉलीडे जैसे हुआ तो हॉलीडेज वगैरह क्या होगा एक तरीके से, एक नोटिस आई भैया हाँ छुट्टी है कॉलेज में ना, ये इस तरह की चीज़ों हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सर्कुलर है बट डिटेल्ड नहीं है, छोटे से सर्कुलर का छोटा सा वे, लेकिन किसके लिए भी, लार्ज ऑडियंस के लिए ही है ना यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये जैसे बोला गया ना कि भाई स्कूल व कॉलेज मैंने बोल दिया क्लोज रहेगा, किसी भी वजह से यहाँ पे क्लोज रहेगा कॉलेज, तो सब नोटिस है। नोट क्या होता है, नोट एक इनफॉर्मल रिटन मैसेज है ना, नोट एक इनफॉर्मल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी हुई, ठीक है, तो किसी डिपार्टमेंट को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ना, किसी स्पेसिफिक को, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे नोट बोलते हैं उस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, मिलते जुलती चीज़ें यहाँ पे हैं। तो नोट का मतलब आप कह सकते हैं जैसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाँ बोला गया कि एक प्रोजेक्ट आप सभी मतलब कोई स्टूडेंट है, कोई ग्रुप है, कोई फाइनल ईयर वाले अपना प्रोजेक्ट जमा कर दें कल शाम तक, तो ये क्या हो गया, नोट हो गया, ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो मिनट्स होता है, इसमें एक मिनट्स दिख रहा होगा, लास्ट में मिनट्स दिख रहा था, मैं वो चीज़ ओपन कर दूँ, मिनट्स यहाँ पे, मिनट्स का मतलब होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी से क्या है अलग है यहाँ पे, बाकी सब तो हो गया, सर्कुलर हो गया, नोट हो गया। तो मिनट्स का मतलब ये होता है कि एक ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग ना, मतलब जैसे मीटिंग्स जब होता है किसी का, तो उसमें सब कुछ होता है भाई, किस टाइम पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कौन कौन सा टॉपिक है, कि स्क्रिप्ट पूरी की पूरी होती है ना, पूरा डेट टाइम ना, कौन से लोग अटेंड करेंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या एक्शंस होगा, ठीक है। इसका मतलब जो मीटिंग सेक्रेटरीज होते हैं, जिनको असाइन किया जाता है, वो सभी लोग बनाते हैं, इसमें एक एक चीज़ का डिटेल डिस्कशन होता है, और क्या क्या कब कब होगा पूरी टाइमिंग यहाँ पे होती है, तो उसको हम मीटिंग्स कहते हैं यहाँ पे ना। तो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा क्या है, एक ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स, उसको हम लोग मिनट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनट्स यहाँ पे ना। मतलब कब क्या होना, जैसे अभी पीएम है, पीएम यहाँ कब जाएंगे, कितने बजे वहाँ जाएंगे, वहाँ पे स्पीच देंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, ये जो पूरा शेड्यूल होता है इस तरीके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं यहाँ पे। आई होप समझ गए होंगे। तो यार क्या क्वेश्चन था, हम लोग तो ये फर्स्ट पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल डिस्कस हो रहा है, बाकी आगे सब मैं रेफर कर दूंगा इन्हीं सब चीज़ों को ना। तो क्या था भाई, मैसेज मीन फॉर जनरल पब्लिक एंड सेंड टू ए स्पेसिफिक ग्रुप आर कॉल्ड। तो हाँ, जनरल पब्लिक के लिए क्या होता है, सर्कुलर, हाँ सही है, नोटिस भी होती है। स्पेसिफिकली क्या होता है, मेमो, सही है, सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड में सर्कुलर 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 सब में दिया हो, ये गलत हो जाएगा, सर्कुलर तो लार्जली होता है, मेमो दिया तो पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए सेकंड देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है हाउ मैनी रन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इन लूप साइमल्टेनियसली। देखिए हम लोगों ने ज़्यादातर तो इसको देखा नहीं, ये भी एक अलग क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा है यार, दो लूप एक साथ नहीं यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं सिंटेक्स पहले लिख दे रहा हूँ, अगर कभी दो लूप एक साथ की बात करी जाए, तो दोनों का जो इनिशियलाइजेशन होता है, इनको इनिशियलाइजेशन कहते हैं ना, ये जो इनिशियलाइजेशन होता है ये एक साथ करना है, जैसे आई इक्वल अगर 0 है और जे इक्वल 0 है, तो आप दोनों को साथ में कॉमा के साथ क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, दोनों को साथ में कॉमा के साथ इनिशियलाइज करेंगे, फिर आप सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0, ये दो हो गए, फिर सेमीकोलन, फिर आप दोनों कंडीशन एक साथ दीजिएगा, दोनों कंडीशन आप एक साथ देंगे, तो एक्स लेस देन सॉरी आई लेस देन मान लेते हैं 4 है, और एंड जे लेस देन क्या है आपका 5 है, तो ये दोनों कंडीशन के बीच में एंड ऑप्टर लगेगा, ये कंपलसरी है, फिर सेमीकोलन, फिर दोनों को आप कॉमा के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करिएगा, जैसे आई प्लस प्लस और जे यहाँ पे जे प्लस इक्वल टू दो मतलब कुछ भी होगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ये तरीका होता है, ये सिंटैक्स होता है सिंपल वे में यहाँ पे ना, बाकी तो आप बेसिक सिंटैक्स जानते ही हैं क्या होता है। तो पहला तो गलत है, पहला क्या है, गलत हो गया। दूसरा, दोनों एक साथ सही है, ये नहीं, ये बीच में एंड होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ये चलो ये भी गलत है, बोथ एंड में ये भी गलत है यार, यहाँ पे कोई सही नहीं दिया ना, मतलब ये देखो बी वाला ऑप्शन में एंड लगा देता तो सही होता है यहाँ पे, मतलब इसको आप यही मानिएगा यही सही है, बट यहाँ पे एंड होना चाहिए, बिना एंड के नहीं कवर करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, उसको लेके आप चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 21 ना, जाइए देखिएगा 21 में, जैसे IoT कंप्राइजेज ऑफ इंटरनेट फिजिकल डिवाइसेस, अच्छा IoT बोला है कि कौन कौन से कंपोनेंट IoT में होते हैं ना। तो आप जैसे जब भी IoT आपके दिमाग में आता है, थोड़ा क्वेश्चन पूरा देख लो, एंड तो इंटरनेट होता है, सही है, IoT में इंटरनेट होता है, बिना इंटरनेट के काम कहाँ चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है।
और फिजिकल डिवाइसेस, हाँ फिजिकल डिवाइस मतलब एसी ना, बाकी जो डेली यूजेबल ऑब्जेक्ट हैं वो सब सेंसर्स होंगे, माइक्रो कंट्रोलर होंगे। और क्या होगा, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होगी बट वो इतना रिलेट नहीं कर रहा है। एक्चुएटर्स क्या होंगे, एक्चुएटर्स, यहाँ आपसे मुझे सही कौन लग रहा है आपका, एक्चुएटर्स। बाकी मैं देख लूँ एक बार और चीज़ें। इंट्रानेट नहीं, नहीं इंट्रानेट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक ब्रॉड एरिया हो गया, ठीक है, उसमें तो सब आ गए ना। तो यहाँ पे जो एक सही आंसर दिख रहा हो कौन है आपका, एक्चुएटर। यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, सॉरी ये मैं क्या कर दिया, ठीक है। तो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्चुएटर्स ना। तो इंटरनेट चाहिए, फिजिकल डिवाइस चाहिए, सेंसर चाहिए और एक्चुएटर चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर तो चाहिए चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मिनट। 22 क्या है, हाउ टू टर्मिनेट अ इनफाइनाइट लूप इन एम्बेडेड सी, ठीक है। सी में कैसे इनफाइनाइट लूप हम टर्मिनेट करते हैं। इंड दिया है, एग्जिट दिया है, ब्रेक दिया है, अबॉर्ट दिया है, ठीक। तो थोड़ा समझिए इनके बारे में। यार ये सब चीज़ तो हम लोग कभी इनफाइनाइट लूप से ब्रेक होते, सॉरी बाहर आते तो क्या लगाते थे, ब्रेक। ये चीज़ करेगी प्रैक्टिकली, आपने देखा हुआ है। ब्रेक ऑप्शन सही है, इंड कोई कीवर्ड नहीं है, इंड कोई कीवर्ड नहीं है। एग्जिट जो है, एग्जिट से हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं। कहाँ से आते हैं, प्रोग्राम से बाहर आते हैं, ये दिमाग में आप रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जिट से हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं। जैसे आप जब मेन प्रोग्राम चलते हो, मेन थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मेन का हमने एक लूप लगाया, क्या लगाया, लूप लगाया, तो लूप भी क्लोज होगा, ये अंदर आएगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ गेट सी एच वगैरह लगता था और फिर यहाँ पे आते थे। तो अगर आपको लूप से बाहर आना है तो लूप से बाहर आना है तो ब्रेक, अगर प्रोग्राम से बाहर आना है तो क्या लगाओगे आप, एग्जिट। क्या लगाओगे, एग्जिट यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जिट जीरो करके पास करा जाता है प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। अबॉर्ड भी दिया है लास्ट में, अबॉर्ड से भी हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं, मतलब अबॉर्ड से भी प्रोग्राम से बाहर आते हैं और एग्जिट से भी प्रोग्राम से बाहर आते हैं। ब्रेक से लूप के बाहर आते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, लूप से बाहर कैसे आना है। इनफाइनाइट लूप ये सब था ना, आपको बताया गया था कि भाई फॉर 2 बार सेमीकोलन लगा दो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। या कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी तो क्या, जैसे वाइल 1 पास कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई थी आपको, तो उसमें ब्रेक वगैरह यूज हुआ था अगर ऐसी नीड आई थी तो यहाँ पे ना। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे, अगला आपका 23। ये क्वेश्चन क्या है, एक मिनट थोड़ा इरेज कर दूँ इस चीज़ को। आइए देखिए, बस एक मिनट। तो यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ IoT एंड पॉइंट। कौन सा IoT एंड पॉइंट, मतलब IoT एंड पॉइंट कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे ना। तो इंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी फिजिकल डिवाइस, जैसे हम लोग सेंसर्स ना, ठीक है, एक्चुएटर्स, ये सब क्या है, जो डेटा को कलेक्ट करे, प्रोसेस करे, सेंड करे, सब एक तरीके से क्या है आपके यहाँ, सिंपल सी बात है, ये IoT के एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो पहली अगर बात यहाँ पे, अगर पहले क्या दिया हुआ है आपका, राउटर। देखिए राउटर की जब भी बात आती है मेरे दिमाग में आता है, राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, रूट प्रोवाइड करता है। कोई पैकेट आ रहा है उसको आगे फॉरवर्ड करता है। ये कहीं ना कहीं बीच में होगा, हमेशा कहाँ लगता होगा, बीच में। तो इंड पे तो नहीं होता राउटर, राउटर इंड पे नहीं होता। तो ये कहीं बीच में लगा होता है, जो पैकेट को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करता है सही रूट पे। गेटवे, क्या हो गया आपका, गेटवे यहाँ पे ना। तो अगर गेटवे की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, सिंपल सी बात है, तो एक ब्रिज का काम करता है। क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। इसमें मतलब कि जो सेंसर डिवाइसेस होते हैं, क्लाउड होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे गेटवे हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, गेटवे होता है। एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल है और MCU है। MCU मतलब वही माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट तो 100% क्या हो गया, इंड पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने बताया था जितने सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब इंड डिवाइस में ही आएंगे ना, इंड डिवाइस में ही आएंगे यहाँ पे। और कम्युनिकेशन मॉड्यूल का मतलब क्या होगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। और जो गेटवे भी यूज होता है, मतलब जो IoT सिस्टम में ये वाईफाई, ब्लूटूथ ये सब यूज होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, गेटवे भी यूज होता है, लेकिन ये राउटर का जो कॉन्सेप्ट है वो IoT का उस तरीके से नहीं है। मतलब आपने राउटर को वहाँ देखा था यार, जिगबी में। कहाँ देखा था आपने, जिगबी में। तो जिगबी में आपने ये देखा था कि जो जेडसी होता था, जिगबी कंट्रोलर होता था, वो डेटा जब बाहर से आता था तो वो भेजता था राउटर्स को, जिगबी राउटर्स को। तो जो इंड डिवाइसेस लगी होती थी ना यहाँ पे, अगले राउटर के पास फिर इंड डिवाइसेस लगी होती थी। तो ये जो ऑप्शन होता था यहाँ पे, तो एक तरीके से जिगबी जो राउटर है वो एक इंटरमीडिएट डिवाइस है। कैसे डिवाइस, हमेशा इंटरमीडिएट डिवाइस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, राउटर ही होगा। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, राउटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट यार,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर शायद आपका है 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा। द रूटीन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन टाइम इंटरवल लाइक डेली, वीकली, मंथली। मतलब एक कोई रूटीन मतलब रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है एक डेली बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो इसके लिए फॉर्मल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट्स। हाँ, पीरियोडिक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, पीरियोडिक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक, जैसे अगर सबके बारे में आप एक बार थोड़ा सा क्या करें, डिस्कस करें, तो पीरियोडिक रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होगी जैसे मान लेते हैं कि यार हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, कि चाहे डेली क्या कर रहे हो आप, या वीकली कोई कहीं काम हो रहा था, भाई हर वीक का स्टेटस दो, हर मंथ का स्टेटस दो, इसको हम पीरियोडिक रिपोर्ट ही कहते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगर एक बार हम लोग सिंपल फॉर्मल रिपोर्ट को डिस्कस करें, तो फॉर्मल रिपोर्ट तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कोई टाइम बेस्ड का मैटर नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर किसी का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में अगर कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको फॉर्मल रिपोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो एक तरीके से आपका जो सर्कुलर है, मेमो है, सब क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन कोई टाइम से लेना देना नहीं है कि यार हर एक रोज बनेगा या फिर डेली, ऐसा कुछ बात यहाँ पे नहीं होती। कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, अब कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट जाहिर सी बात है कहीं भी कोई डिस्कशन होता है और उसका जो आउटकम आता है, मीटिंग का आउटकम आता है, वहाँ से जो रिपोर्ट बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस तो समझ रहे हो ना, सेमिनार टाइप का कुछ हो रहा हो और वहाँ से जो आउटकम आता है उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। यहाँ पे तो यहाँ इसका टाइम से कोई लेना तो है नहीं ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट, अब कोई आप प्रोजेक्ट पे या किसी काम कोई काम कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पे, तो हर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता रहता है। तो प्रोग्रेस कोई टाइम वाइज थोड़ी होता है कि आज हुआ कल हुआ, मतलब जितना अगर हो सकता है 2-3 दिन कुछ ना हो, कोई काम ना हुआ हो, एक दिन में बहुत ज़्यादा काम हो गया हो, तो यहाँ पे कोई टाइम बेस का मैटर नहीं होता। तो सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे पीरियोडिक रिपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा। एक मिनट यार, क्या हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया विच एप्लीकेशन एयर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मतलब वो कौन सा एप्लीकेशन एयर प्रोटोकॉल है जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, लिमिटेड यहाँ पे ना। तो पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, आपके पास MQTT भी एप्लीकेशन एयर प्रोटोकॉल है, COAP भी एप्लीकेशन एयर प्रोटोकॉल है, XMPP, मतलब चारों तो AMQP भी, चारों के चारों क्या हैं, एप्लीकेशन एयर प्रोटोकॉल ही हैं। लेकिन अगर हम लोग रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन आपका लिखवाएगा, COAP। ये भी है, ये भी है। अगर COAP ना होता तो हम MQTT को प्रेफर करते, बट COAP ज़्यादा क्या रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट के लिए ही बनाया गया है। जैसे आपको बताया गया था जो HTTP होता है, HTTP का IoT वर्जन कौन है आपका, COAP है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यहाँ पे नाम ही में कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब लिमिटेड इन्वायरमेंट, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। MQTT का फुल फॉर्म है, ठीक है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट एक्सटेंसिबल मैस एंड मैसेज प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, और AMQP। तो इस तरीके से क्या है, आप सबका पहले फुल फॉर्म जाके देख लीजिए और इनकी एक बेसिक वर्किंग देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। जैसे कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को बनाया गया था वेब के लिए, मतलब HTTP की जगह कौन काम करता है, COAP IoT वगैरह में। ये UDP को यूज करता है, क्या इसलिए अनरिलायबल है ना, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट की वजह से लो बैंडविड्थ, लो पावर वगैरह यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये सारे MQTT भी लाइट वेट है, लाइट वेट ही है। ये आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल बेस्ड है, कौन आपका, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे बेस्ड है आपका COAP प्रोटोकॉल। पहली बार है तो मैं एक बार थोड़ा डिटेल डिस्कस कर दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड कौन है आपका, COAP। MQTT क्या है आपका, ये पब्लिश सब्सक्राइब पे बेस्ड है, किस पे, पब्लिश सब्सक्राइब। बाकी सब पब्लिश सब्सक्राइब, XMPP भी है और AMQP भी है ना, सारे के सारे क्या हैं, पब्लिश सब्सक्राइब पे ही बेस्ड है यहाँ पे ना, ये सारे के सारे यहाँ पे। ठीक, तो दोनों में लाइट वेट ज़्यादा आपके पास COAP होगा, और ये देखा जाए तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए कौन है आपका, COAP भी होगा यहाँ पे ना। XMPP को लिए बोला गया था इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, जैसे लाइव कम्युनिकेशन के लिए कौन आपका था, XMPP को पढ़ाया गया था कि भाई ऑनलाइन गेम्स है, जैसे व्हाट्सअप जैसी सर्विसेज को अगर IoT में यूज कराना है, लाइव कम्युनिकेशन के लिए XMPP था। और थोड़ा बड़े लेवल पे बोला गया था, अगर बड़े लेवल पे जैसे एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल AMQP की अगर बात करें, AMQP अगर बात चौथा ऑप्शन है, तो इसके लिए एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है। ये थोड़ा सा क्या है, MQTT की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट में या थोड़ा सा इंटरप्राइज सिस्टम के लिए इसको डिस्कस किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा भाई, COAP। कौन होगा, COAP यहाँ पे। ठीक है, अगर COAP ना होता तो चीज़ें हम और दूसरे यहाँ पे देखते। सेल्फ स्टीम प्रमोट्स ना, अब सेल्फ स्टीम
का मतलब होता है आत्मसम्मान, ठीक है। आत्मसम्मान से क्या होता है ना, ये चीज़ यहाँ पे है। तो सेल्फ स्टीम देखा जाए तो एक ओवरऑल सेंस है ना, जो पर्सन्स कहीं ना कहीं वैल्यू वगैरह, जैसे आत्मसम्मान का मतलब ये है कि भाई जाहिर बात है अपने आप से ना, अपने आप को आप कितना एक तरीके से क्या कर रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपना वर्थ या अपना वर्थ कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज क्या है कि हाँ आपको ध्यान मतलब आप अपनी वैल्यू कर रहे हो सिंपल समय में ना। तो यहाँ पे आत्ममूल्य, ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। निराशा नहीं, नहीं सेल्फ स्टीम निराशा को तो नहीं बढ़ाएगा, डिसअपॉइंटमेंट तो क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पे ना। तो ये क्योंकि एक ऐसी एबिलिटी है जो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, अपने आप में बिलीव जनरेट करना, ठीक है, ये सब किसके करेक्टरिस्टिक हो सकता है, सेल्फ स्टीम के। तो फेलियर, इल हेल्थ, नहीं नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, सेल्फ वर्थ। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने कोई मतलब विशेष नहीं है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा चार्जिंग लगा लूँ। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है लॉन्ग डी, द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटफ ना, दिख तो रहा है सभी को, द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटफ, डब्लू प्रिंटफ फॉर लॉन्ग इंटीजर ना, इन सी इज डिनोटेड एज, मतलब कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं लॉन्ग इंटीजर के लिए क्या है, तो ये तो आपको करवाया गया है कि जो डी होता है, परसेंट डी होता है इंटीजर के लिए होता है, परसेंट सी करेक्टर के लिए होता है, परसेंट एफ फ्लोट के लिए होता है, परसेंट एल एफ लॉन्ग फ्लोट मतलब डबल के लिए होता है, परसेंट यू पॉइंटर अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, और परसेंट एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। तो अगर बात आप यहाँ पे किसकी करेंगे, मतलब परसेंट एल डी तो यही आपका लॉन्ग इंटीजर, परसेंट इंटीजर है, परसेंट एल आई कोई यूज वगैरह उस तरीके से होता नहीं है एल आई, और परसेंट क्या था लास्ट में, एफ था, एफ तो किसके लिए हो गया, फ्लोट के लिए हो गया। तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर के लिए कौन होगा आपका, परसेंट एल डी होगा, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट में बोला गया, अच्छा फुल फॉर्म सीधा दिया गया यू ए आर टी ना, तो इसके बारे में एक पहला बार टॉपिक आया, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कौन आपका, यू ए आर टी यहाँ पे, ठीक है, यू ए आर टी सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो इसमें आपने तीन चार मिलनी पड़े थे, एक पढ़ा था आपने एस पी आई, दूसरा था आई टू सी, तीसरा था यू ए आर टी, चौथा था यू एस ए आर टी, मतलब कि एस पी आई ना। अब यहाँ इसका तो आप देख लीजिए आप एक बार, इसका होगा आपके पास क्या, यूनिवर्सल आसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, तो यूनिवर्सल आसिंक्रोनस, ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये है। लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी और आप रिवाइज यहाँ पे कर लें कि भाई इसमें और कौन कौन से क्या हैं प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर अदर टाइप में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो मान लेते हैं एस पी आई है, क्या है आपका, एस पी आई है। तो एस पी आई में ये बोला गया था, आपको अगर याद हो ना, तो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, सीरियल, एस पी आई का मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल था जहाँ पे मैंने ये कहा था कि भाई एक आपके पास मास्टर होगा, बाकी ढेर सारे क्या हो सकते हैं, स्लेव हो सकते हैं, ढेर सारे सपोर्टिंग डिवाइस हो सकते हैं, मास्टर एक ही होगा। तो अगर वन मास्टर मल्टीपल स्लेव कहीं पे कोई सिस्टम में है, तो वहाँ के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, एस पी आई है, जिसमें आपको चार लाइनें बताई गई थी, इसमें फोर वायर्स होते हैं, फोर वायर्स होते हैं, और इस सभी से सारे वायर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये थोड़ा सा नोट्स में जाके देखिए, अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं बना के दिखाने का। हाँ लाइन का नाम जरूर बता दे रहा हूँ, एक लाइन थी मास्टर इन स्लेव आउट, जो डेटा मास्टर से स्लेव में जा रहा था। एक यहाँ पे है MOSI मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, स्लेव से डेटा मास्टर में आ रहा था। तो ठीक है, मास्टर इन स्लेव आउट मतलब एक तरीके से जो डेटा आपका मास्टर इन ना, स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव इन, तो ये फुल फॉर्म इनके हैं। इसके बाद एक था यहाँ पे क्लॉक सिग्नल था, ठीक है, क्या था, SCK क्लॉक सिग्नल था, या ठीक है जिसको हम लोग क्लॉक सिग्नल सिंपली यहाँ बोलते हैं, सीरियल क्लॉक, ठीक है, तो SC करके था सीरियल क्लॉक। और एक था आपका SS स्लेव सेलेक्ट, मतलब चार लाइनें यहाँ पे थी कि, तो ये क्या करता था, कौन सा स्लेव सेलेक्ट होगा एक बार में उसको बताता था।
क्लॉक क्या करता था, सिंक्रोनाइज करवाता था। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या सिंक्रोनस था, क्या था, सिंक्रोनस था। और मैंने बोला था बहुत फास्ट है और थोड़ा सा फुल डुप्लेक्स है। कैसा है, फुल डुप्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे दो दो लाइन है तो दोनों तरफ डेटा साथ में आया जाएगा, तो फुल डुप्लेक्स नेचर का है। तो आप लोग एक बार नोट्स जाके देखिए, उसमें है चीज़ें लिखाई गई हैं। SPI में दो तीन चीज़ें, फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये फुल डुप्लेक्स है, क्या है, फुल डुप्लेक्स है, फास्ट है। और यहाँ पे वन मास्टर मल्टीपल स्लेव के लिए है ना, और सिंक्रोनस है, यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस है। इतनी चीज़ें थोड़ा सा क्या करिए, माइंड में रखिए आप अपना। इसके बाद I2C, जिसमें 2 वायर बोला गया था। 2 वायर मॉडल किसको कहते हैं, I2C को, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2 मतलब डबल आई है, 2 आई है, एक आई का मतलब इंटर होता है, दूसरे आई का मतलब इंटीग्रेटेड, सी मतलब सर्किट। यहाँ पे ये इसमें 2 वायर हैं, इसमें बोला गया था आपके पास एक मास्टर यहाँ पे है, और इसमें आप मल्टीपल स्लेव मल्टीपल मास्टर लगा सकते हैं, और 2 ही वायर रहेगा, एक सीरियल क्लॉक है, एक सीरियल डेटा है मतलब ना, ठीक है। तो SDL था एक आपके पास, और एक यहाँ पे SCK था, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा लाइन यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इससे डेटा आ जा रहा था, इससे क्लॉक था, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो जहाँ भी क्लॉक होगा वहाँ बोला गया था कम्युनिकेशन कैसा होगा, सिंक्रोनस, कैसा होगा, सिंक्रोनस यहाँ पे ना। और डेटा लाइन है, तो एक डेटा लाइन है तो एक बार डेटा या तो जाएगा या तो आएगा, तो ये आपका होगा हाफ डुप्लेक्स, क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा। और 2 वायर मॉडल है, यहाँ मल्टीपल स्लेव और मल्टीपल मास्टर हो सकते हैं। 2 वायर याद रखिएगा, एक डेटा लाइन है और एक क्लॉक लाइन आपका यहाँ पे ना, ठीक। इसके बाद अगेन यहाँ पे ये आ जाता है UART। UART में आपको ये बताया गया था, एक मिनट इरेज में करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जो UART था उसमें मैंने बताया था कि जो हम लोग ब्लूटूथ अपना यूज किए थे, एक मिनट यार सिस्टम कहाँ गया। तो ये आपके पास ये हो गया, 2 डिवाइसेस हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे UART में 2 वायर होंगे, एक आपका TX हो, मतलब सॉरी TX RX होगा, TX और RX। यहाँ भी क्या होगा, TX और RX यहाँ पे। तो यहाँ पे TX RX है, RX TX है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जो ब्लूटूथ यूज करते हैं वहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज भी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो असिंक्रोनस होता है वहाँ पे कोई क्लॉक नहीं होता। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है तो बताया गया था स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट से होता है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट से वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये असिंक्रोनस है, और यहाँ पे सभी चीज़ें पॉसिबल हैं, चाहे वो हाफ डुप्लेक्स हो, चाहे फुल डुप्लेक्स हो, चाहे मतलब सिंप्लेक्स मोड हो, किसी में काम कराया जा सकता है। यहाँ 2 ही वायर होते हैं, कोई क्लॉक नहीं होता। और जो चौथा था, अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें दोनों मोड हो, मतलब क्लॉक मोड भी हो, सिंक्रोनस मोड भी हो, असिंक्रोनस भी हो, तो अगर इसमें आप एक क्लॉक लगा दें, इसको हम कहेंगे कौन सा प्रोटोकॉल हो गया, USART यहाँ पे, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। एक बार नोट्स रिवाइज करिए, इतना इनफ है, यहाँ पे बात हमने डिस्कस कर दिया काम भर का, ठीक है। आगे बाकी कोई क्वेश्चन और आएगा तो उसमें और चीज़ें हो जाएंगी। चलो देखो, अब फायदा देखो क्या है। आपने LDR को वहाँ थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था ना, आइए देखिए यहाँ पे फिर LDR क्वेश्चन आ गया आपका। तो LDR लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, फुल फॉर्म सही है। 2 पिन IC, हाँ 2 पिन IC तो नहीं होता, बट 2 पिन तो उसमें लगा ही होता है। कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी, हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब है, बताओ सारी चीज़ें सही नहीं। अब बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं यहाँ पे, मैं अभी बता के आ रहा हूँ। LDR में 2 पिन होती है यहाँ पे, लाइट इंटेंसिटी को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यहाँ पे। ये फायदा है, देखिए दोबारा जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, एक बार एक्सप्लेन करने का ये एडवांटेज मिलेगा। दूसरा देखिएगा, एक मिनट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। इसमें मैं एक बार क्वेश्चन पूरा दिखा दे रहा हूँ। चौथा ऑप्शन क्या है, 0 है, चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे बोला गया है कि x = 10 printf। तो एक प्रोग्राम दिया गया है और उसको बोला रहा है कितने टाइम एग्जीक्यूट, 10 टाइम, 9 टाइम, इन्फाइनाइट टाइम, 0 टाइम, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 10 हो गई, क्या हो गई, 10 हो गई। और ये लूप है, ये लूप है फॉर, वैसा लिख दीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। फॉर यहाँ पे इन्फाइनाइट लूप, भाई क्या है, ये तो इन्फाइनाइट लूप है। और यहाँ पे printf दिया है, क्या दिया है, printf। और यहाँ %d के साथ किसको प्रिंट करा रहा है, ये न्यू लाइन के साथ किसको, x को ना। और कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ही नहीं कुछ यहाँ पे। तो बताओ लूप चलेगा, हाँ लूप चलेगा, क्या प्रिंट होगा, 10। फिर लूप चलेगा, कोई कंडीशन कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, 10 10 प्रिंट करता रहे, कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। तो वैसे भी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि फॉर लूप बताया था ना, ये लूप किसको डिनोट कर रहा है, इनफाइनाइट लूप को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, यही चीज़ है यहाँ पे। अगर एक बार आप रिवाइज कर लोगे, भी देखिए अभी हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, 2-3 रिपीटेशन होना शुरू हो गया टॉपिक का यहाँ पे। IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू, मतलब यहाँ पे जैसे बात आ रही है कि भाई IoT टेम्परेचरिंग मॉनिटरिंग कोई सिस्टम है, तो वो किस पॉइंट से यहाँ पे क्या कर रहा है,
रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो पहला क्या दिया हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग, सेव्स टाइम, रियल टाइम सिस्टम। हाँ, जैसे कोई IoT में टेम्परेचर मॉनिटरिंग कोई सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती हैं एनालॉग होती हैं, और जब प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगे, डिजिटल होंगी। तो एक तरीके से इस सिस्टम में पूरा जो सिस्टम बनेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें माइक्रो कंट्रोलर भी होगा और सेंसर भी होगा, तो आपका जो टेम्परेचर है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में तो क्या होगा, कन्वर्ट ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। उसको टेम्परेचर सेंसर रीड करेगा और जब प्रोसेसर को देगा तो डिजिटल में कन्वर्ट होगा, तो क्योंकि प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है वो डिजिटल में करता है। तो मैंने आपसे हमें ये बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं और यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर होता है और यहाँ पे एक्चुएटर होता है, ठीक है। तो अक्सर कुछ डेटा डिजिटल होते हैं तो उसमें उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ डेटा आपके एनालॉग होते हैं तो यहाँ डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस करता है, वो किसी और डेटा को प्रोसेस नहीं करता है। और फिर अगेन यहाँ पे अगर ये एनालॉग डिवाइस है तो एनालॉग में कन्वर्ट फिर से होगा, मतलब डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, आपने माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ा भी था एज ए कंपोनेंट यहाँ पे ना। तो ये ठीक है, मॉनिटरिंग में ये ऑप्शन रहेगा। टाइम सेव करता है, जाहिर सी बात है। रियल टाइम सिस्टम तो है ही है, करंट टेम्परेचर क्या वो बता देगा आपको, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर सेंसर एक बार रिवाइज यहाँ भी कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने LM35, DHT11, RFM 33200, DSB 8, मतलब B18 वहाँ पे, तो कहने का मतलब ये होगा इस तरीके से कई सारे टेम्परेचर सेंसर हैं। थर्मिस्टर, थर्मोकपल, RTD ना। अब अगला क्या है, विच इज द IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ID एंड टूल्स, मतलब इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अच्छा है। HTML नहीं है तो एक लैंग्वेज बेसिक सी पास्कल लैंग्वेज है, और क्या है, PHP है क्या, हाँ PHP भी एक लैंग्वेज है। तो आपको सब, ये बहुत आसान क्वेश्चन, कौन सा इसमें से होगा, आर्डिनो, कौन सा होगा, आर्डिनो। नेक्स्ट देखिए, हम हाउ कैन वी इनिशलाइज द एरे, मतलब एरे को हम कैसे इनिशलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है, इनिशलाइजिंग, इनिशलाइजिंग तो कर ही रहे हैं, वहाँ पे कोई मीनिंग लेस निकल रहा है अभी। असाइनिंग एरे, असाइनिंग एरे, एरे को असाइन करने का मतलब होता है इनिशलाइज करना। फैक्टरिंग एंड एरे, पॉपुलेटिंग एन एरे। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े रिलेटेड दिख रहे हैं यहाँ पे। असाइनिंग एरे का मतलब एरे को असाइन करना, तो बात ही क्या हो, इनिशलाइज करना, असाइन करना। पॉपुलेटिंग एन एरे, हाँ, पॉपुलेटिंग एन एरे का मतलब है पॉपुलेशन से है, पॉपुलेशन से मतलब एक तरीके से अगर आप इंट ए 5 इक्वल टू यहाँ पे 10, 20, 30, 40, तो इसका मतलब आप एरे में एलिमेंट रख रहे हैं ना, तो पॉपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, पॉपुलेट कर रहे हैं। तो मतलब ये भी ठीक है, असाइनिंग एरे का मतलब होता है एरे में वैल्यू असाइन करना, इनिशियलाइज एरे। बट ये ऑप्शन बेटर रहेगा, पॉपुलेटिंग एरे, ठीक है। क्या ऑप्शन सही रहेगा आपका, पॉपुलेटिंग एरे, मतलब एक तरीके से पॉपुलेट करना, उसमें ऐड कर देना डेटा को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर दिया गया, ठीक है। चलिए, इस तरह क्वेश्चन एक आध बार देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा दो ऑप्शन रिलेट कर रहे थे ना, बट ऑप्शन फोर्स बेटर रखिएगा आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ, सबसे पहले सेंडर होता है, कौन होता है, सेंडर होता है। सेंडर को इनकोडर कहते हैं भाई, सेंडर क्या कहते हैं, इनकोडर कहते हैं सेंडर को ना। इसका मतलब है ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। सेंडर हमेशा इनकोडर होता है, जो इनकोड करता है, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा रिलेट कर दूँ। सेंडर क्या होता है आपका, सेंडर डेटा कहाँ जाता है, चैनल पे, कहाँ जाता है, चैनल पे। चैनल के बाद से रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीवर रिसीव करता है। फिर आपका लास्ट में कुछ और दिया है, फीडबैक वगैरह, रिस्पॉन्स वगैरह क्या दिया है, रिस्पॉन्स या फीडबैक क्या दिया है, हाँ। तो रिस्पॉन्स के बाद क्या आता है, फीडबैक आता है, ठीक है। तो हमेशा सेंडर इनकोड करता है डेटा को और रिसीवर डिकोड करता है डेटा को। तो सेंडर, चलो ऑप्शन नंबर ये दोनों देख लेते हैं, सेंडर, चैनल, रिसीवर, डिकोडर, रिस्पॉन्स, फीडबैक। सेंडर नहीं, ये रिसीवर डिकोड है ना, डिकोड, रिसीवर रिस्पॉन्स है, रिसीवर डिकोड करेगा तो वही रिस्पॉन्स होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन होगा आपका, बी सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा आपका, बी सही होगा ना। एक बार देख लीजिए प्रॉपरली यहाँ पे, सेंडर, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स, हाँ, और क्या हो जाएगा, फीडबैक, सही है।
चलिए क्वेश्चन और समझिएगा। द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू मेक टू IoT सर्विसेज अवेलेबल एट लो कास्ट ना, हमें जो IoT सर्विसेज हैं उनको क्या करना है, एक लो कास्ट पे अवेलेबल कराना है और सिक्योरिटी चैलेंज को क्या करना, ओवरकम करना ना। साथ ही साथ यहाँ पे तो ओपन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, डिटैचमेंट। चलो मैं ऑप्शन थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ओपन सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है ना, कोई ऐसा मॉडल नहीं है ओपन सिक्योरिटी। तो फिलहाल ये ऑप्शन मुझे अनरिलेटेड दिख रहा है, इररिलेवेंट दिख रहा है, डिटैचमेंट भी इररिलेवेंट दिख रहा है। ये जो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे आप स्केल अप करते बोलते हो ना, स्केल अप करना मतलब बढ़ाना, समय समय पे जब ज़रूरत हो तो नेटवर्क को या किसी भी सिस्टम को क्या करना है, स्केल कर देना। तो स्केलेबिलिटी का मतलब हो गया कि एक तरीके से एबिलिटी टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स ना। तो आपको IoT में वैसे भी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस होती हैं, लेकिन डे बाय डे अगर आप उसको उसमें स्केल करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी चैलेंज तो होगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं तो ज़्यादा सिक्योर करना आसान है, लेकिन पब्लिकली करना शुरू कर दें, लार्ज स्केल पे करना शुरू कर दें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिक्योरिटी चैलेंज के लिए बेटर ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये स्केलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फॉलोइंग लेयर इज नॉट मेंशन। हाँ ये एक आसान क्वेश्चन है, कौन सा है भाई, प्रेजेंटेशन, नेटवर्क, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट। ये कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लास्ट में। तो आपको पता है OSI मॉडल और TCP मॉडल पहली बार आया, थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। OSI में 7 लेयर्स होती हैं, नाम सबका देख लीजिए, यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। ठीक, तो OSI में सबसे पहली लेयर कौन सी है आपकी यहाँ पे, अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाते हैं तो सोर्स की तरफ से चलते हैं, पहले एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, मतलब फिर उसके बाद नेटवर्क है, फिर डेटा लिंक लेयर है, फिर आपका फिजिकल लेयर है। और इसमें 4 लेयर होती हैं। पहला आपका एप्लीकेशन लेयर है, दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, तीसरा इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क लेयर को कहते हैं, और चौथा आपका यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल और डेटा लिंक कंबाइन हो गया है। तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन लेयर है TCP/IP में, वो बना हुआ है उसके एप्लीकेशन से, प्रेजेंटेशन से और सेशन से, तीनों को एक करके एप्लीकेशन बना दिया गया ना। एक मिनट, यहाँ पे एप्लीकेशन बना दिया गया। उसके बाद आगे चल करके यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, उसे हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं, होस्ट टू होस्ट लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को। और जो इंटरनेट लेयर है इसमें, उसको नेटवर्क लेयर को इंटरनेट बोलते हैं, और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, और इसको यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर था और जो फिजिकल लेयर था उसको एक साथ मिला करके बना दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर। कहीं कहीं पे 4-5 लेयर दिखाता है, तो मैंने ये भी बताया क्लास में कि भाई 5 लेयर भी कहीं कहीं होता है, जिसमें आपको डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को अलग ट्रीट किया जाता है। तो इसमें से प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है TCP/IP में, बाकी नेटवर्क लेयर भी, मतलब इंटरनेट के नाम से, एप्लीकेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, और थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि OSI एक थ्योरेटिकल मॉडल है और TCP/IP प्रैक्टिकल मॉडल है। इंटरनेट और जो IoT है किस मॉडल को फॉलो करते हैं, TCP/IP को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मॉडल है। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार जा करके जब ये आया है तो एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से ड्यूटीज़ है। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। कंप्रेशन डिकम्प्रेशन कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है, और HTTP MQTT ये सब कहाँ के प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। नेटवर्क लेयर की ड्यूटी क्या है, राउटिंग, IP एड्रेसिंग, वहाँ डेटा यूनिट क्या है, पैकेट के फॉर्म में है। तो आप वो सब चीज़ें एक बार क्या करिए, पूरा जाकर रिवाइज करिए। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। किसी और क्वेश्चन में मैं एक बार इसको डिटेल डिस्कस कर दूंगा, इसमें इतना इनफ है यहाँ पे। ठीक, क्या यार, एक मिनट रीच करने दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई कोई अगर आप वैसे एरे गलत बनाया गया ना, यहाँ पे XYZ में ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये था, तो कोई कंपाइलर तो यहाँ देगा नहीं। तो यहाँ बोला गया XYZ, तो बताइए इंडिसेज क्या होंगे, इंडेक्सिंग क्या होगी। तो 0 से 07 सही है ना, अगर XYZ तो एरे बनेगा यहाँ पे।
एरे बनेगा तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक 7 तक, तो सही है। 0 to 7 कहाँ, कौन सा आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेरी है, समझने की बात यहाँ पे थोड़ा इसका समझिए। मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट, मतलब वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, इम्प्लीमेंट कर चुका है, उसके बाद ये फीडबैक की तरफ देख रहा है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, टाइम मैनेजमेंट, अवेयरनेस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अवेयरनेस यहाँ पे ना। जाहिर सी बात है कि मतलब कहने मतलब वो बहुत ही क्या अवेयर है कि भाई हमारा जैसे ही फीडबैक आएगा तो अपना अगला एक तरीके से टास्क क्या करेगा, शुरू करेगा यहाँ पे। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। कौन, सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे ना, कि भाई अपना परफॉर्मेंस को देख क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई सजेशंस आ रहा है ना, और अपनी स्ट्रेंथ और क्या करेगा, वीकनेस वगैरह को पहचानेगा यहाँ पे ना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, बी, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। टाइम मैनेजमेंट मतलब होता है कोई ऐसा शेड्यूलिंग, टाइम का फीडबैक से कोई लेना देना है नहीं भाई। ग्रेटिट्यूड मतलब ठीक है, अपने आप को अब क्या है, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे अबाउट एक्सप्रेसिंग थैंकफुलनेस आप कहते हैं, कोई थैंक यू बोलेगा, मतलब कहना मतलब इवेल्युएशन से मतलब नहीं होता है ना, इवेल्युएशन का कोई लेना देना नहीं है। तो फीडबैक का वेट कोई क्यों करता है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि भाई मैं कितना एबल हूँ, मतलब वो एक इवेल्युएशन की तरफ देख रहा है ना, कितना सही है कितना खराब। सेल्फ लव तो अनरिलेटेड है एक तरीके से। यहाँ हो गया आपका 39। 39 में ओपन लूप, हाँ ये थोड़ा फर्स्ट टाइम आया तो एक बार कंट्रोल सिस्टम देख लीजिएगा। कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको लास्ट में बताया गया था कि कंट्रोल सिस्टम आपका एक कोई कंपोनेंट हो सकता है ना, या कोई बड़े सिस्टम का एक पार्ट हो सकता है जो पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहा है। मतलब बिना कंट्रोल सिस्टम के तो कोई भी ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। जैसे कंप्यूटर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कंप्यूटर में सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल सिस्टम एक कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल सिस्टम की तरह ही है। तो जब आप कोई IoT प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप कहते हो ना कि भाई सेंसर वैल्यू सेंस करेगा, फिर प्रोसेस माइक्रो कंट्रोल्स को प्रोसेस करेगा, फिर जो एक्शन होगा वो एक्चुएटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है कब क्या होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, कब डेटा कलेक्ट होगा, कब प्रोसेस होगा, कब एक्शन, या कौन सा एक्शन किस वे में होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, और कौन, कंट्रोल सिस्टम है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, चाहे वो IoT की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मशीन है, अब बताइए मशीन है तो मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो जाहिर सी बात है भाई किस कंपोनेंट को कब किस ऑर्डर में काम करना पड़ेगा वो कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम है, दो टाइप के। एक है ओपन लूप, क्या होता है ओपन लूप यहाँ पे, एक होता है क्लोज लूप। एक होता है आपका ओपन लूप, एक क्या होता है क्लोज लूप। यहाँ पे ओपन लूप को हम मैनुअल भी कहते हैं और क्लोज लूप को ऑटोमेटिक भी कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टम है जहाँ पे कुछ इनपुट आ रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट मिल रहा है। एक टाइम बेस्ड है, मतलब भाई सेट कर दिया गया, इनपुट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, इनपुट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट। जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है भाई, बोल दिया गया, टाइम सेट कर दिया गया कि 60 सेकंड तक रेड लाइट ऑन होगी, 30 सेकंड तक ग्रीन लाइट ऑन होगी। अब वो क्या हो रहा है, वही एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हम कहेंगे यार इनपुट आ रहा है, आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हमारा फीडबैक कोई मतलब फीडबैक नहीं, इसमें कोई फीडबैक नहीं है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट के हिसाब से हमें कोई एक्शन चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो जिसमें, उसे हम कहते हैं ओपन लूप। यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन ने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, वॉशिंग मशीन चल रही है, अपने आप चल रही है। यहाँ पे एक टाइम सेट कर दिया भाई, इतनी देर में ये टास्क होगा। मेरा मतलब जो टाइमर की तरह काम करे, उसे हम लोग उसमें आउटपुट को देख के काम ना हो। जैसे अब ऐसे समझिएगा कि कोई क्या हो, कोई यहाँ पे एक ऐसी मशीन हो, जैसे ट्रैफिक लाइट वाला सोच लो। अगर ट्रैफिक लाइट ऐसा कुछ होता कि ये पूरा ट्रैफिक लाइट का सिस्टम है, इधर से लोग आ रहे थे, यहाँ पे दिखा रहा रेड लाइट, रेड लाइट, ठीक। अब रेड लाइट दिखा रहा है, और इधर एकदम पूरा का पूरा बहुत सारे लोग हैं, और इधर ग्रीन है, इधर क्या है, ग्रीन है, इस साइड से जो जा रहा हूँ ग्रीन है। लेकिन यार इस साइड कोई है ही नहीं है ना, कोई पर्सन ही नहीं है, और 30 सेकंड तक तो वैसे वेट करना पड़े। तो अगर सिस्टम ऐसा होता कि यार करंट सिचुएशन को देखता
कि फीडबैक क्या है भाई, यहाँ तो कोई है ही नहीं है, एक काम करो इसे ग्रीन कर दो। तो इसको हम कहते हैं कि सिचुएशन को देख के, आउटपुट को देख के एक्शन चेंज कर दिया गया। तो जहाँ फीडबैक को देख करके आपका आउटपुट चेंज हो जा रहा है ना, आपका प्रोसेस चेंज हो जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज लूप है यहाँ पे। तो इसे हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक यहाँ पे ना। तो सिंपल सी बात है, ये है मतलब क्लोज लूप का। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता, और क्लोज लूप में क्या होता है? फीडबैक होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं ना, जाहिर सी बात है। तो ट्रैफिक लाइट है ना, तो ये ओपन लूप में, टोस्टर ओपन लूप में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। टोस्टर कितने आएगा आपका? एक ओपन लूप में फिक्स टाइम तक आपका ब्रेड कोई क्या हो रहा है, ब्रेड टोस्टर किस लिए होता है? हीटिंग के लिए ना। तो कोई ब्रेड है तो उसके लिए टाइमर सेट हो जाता है बस। और ट्रैफिक लाइट ये भी सही है। टेम्परेचर कंट्रोलर क्या हो गया आपका? एक तरीके से ये क्लोज लूप हो गया ना, कि भाई रूम में जो टेम्परेचर है अगर एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो अपने आप, ऐसे एसी समझ लो, एसी अगर एसी यहाँ आना बहुत टेम्परेचर, पहले कितना था? 28 था, अब कितना हो गया? 20 हो गया, किसी तो 20 हो गया, तो एसी अपने आप ऑफ हो जाए। एक तरीके से टेम्परेचर हमको हमेशा कहाँ में रखना है? 22 पे रखना है। तो मेरा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई अपने आप से चीज़ें मैनेज होती रहे। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, अब ऑटोमेटिक लग गया तो ऑटोमेटिक क्या है? इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ट्रैफिक लाइट और टोस्टर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्या आ गए? क्लोज लूप के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस बड़ा पूछा जाता है। डिफरेंस का मतलब है कि अब आप बताइए, ओपन लूप को बनाना आसान होगा, क्लोज लूप को डिफिकल्ट बनाना आसान होगा। ये बड़ा सिंपल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आसानी से डिजाइन होगा, डिफिकल्ट डिजाइन होगा। स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? क्लोज लूप होगा। और ओपन लूप ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल का मतलब है जो जिसमें बार बार चेंजेज ना करने पड़े ना, क्योंकि वो खुद ही से सारे एक्शन परफॉर्म कर ले रहे, तो कंट्रोल सिस्टम में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक बार इसको भी आप जाके रीड करिए यहाँ पे ना। कल मैंने नोट्स भेजी थी, ग्रुप में भी भेज दी थी कि इसका ओपन एक्चुएटर का भेजा था और किसका भेजा था? कंट्रोल सिस्टम का भेजा था। थोड़ा देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए ये भी थोड़ा सा एक डिटेल्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने 10-15 बोले, भी 2-3 मिले हैं आपको ना। 40 में 2-3 मिले हैं, तो ज़्यादा नहीं मिलेगा फिलहाल, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस तो कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का। द फंक्शन पीजीएम रीड वर्ड ना, यही है, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो जो आपके पास ये प्रोग्राम PROGMEM, जो प्रोग्राम मेमोरी है जो आपके पास, ये मैक्रो था, ये मैक्रो जो है वो ना, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये भी ये भी उसी का एक फंक्शन है, उसी का एक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और ये फंक्शन को जो रखा गया है एक हेडर फाइल में रखा गया है। कहाँ रखा? हेडर फाइल में। उसको हम बोलते हैं कि यार ABR के अंदर है, ABR के अंदर एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल आपने पढ़ा था लास्ट में, तो इसको हम PGM स्पेस कहते हैं। PGM स्पेस .h नाम की हेडर फाइल है। हो सकता है कभी ये भी डिस्कस हो जाए आगे। ABR प्रोग्राम स्पेस .h के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं। दो फंक्शन है, PGM रीड वर्ड है और PGM रीड बाइट्स है। PGM रीड वर्ड है और PGM रीड क्या है? बाइट्स है यहाँ पे ना। तो ये जो ये माइक्रो है, कौन है आपका? ये प्रोग्राम मेमोरी जो है ना, प्रोग्राम PROGMEM जो है वो एक माइक्रो है। वो डिफाइंड कहाँ है? इस हेडर फाइल के अंदर, जिसको हम पूरा पाथ देखेंगे तो ABR PGM स्पेस .h के अंदर है। और इसके अंदर दो मेन फंक्शंस हैं ना, दो मेन क्या है? फंक्शंस हैं। अगर यहाँ पे जो ये आपके पास PGM रीड वर्ड्स ना, एक PGM रीड बाइट्स है। ठीक, तो अब अगर 16 बिट का इंटीजर, 16 बिट का इंटीजर अगर ये फंक्शन क्या करता है? 16 बिट का वर्ड मतलब 2 बाइट एक तरीके से यहाँ पे है। तो ये अगर 16 बिट का इंटीजर रीड करना है तो जाहिर सी बात उसके लिए क्या है आपका? PGM रीड वर्ड्स है। और अगर 8 बिट की वैल्यू को रीड करना है, कितने बिट की? 8 बिट की वैल्यू को रीड करना है यहाँ पे, तो उसके लिए कौन हो जाता है आपका? यहाँ पे बाइट्स हो जाता है। ठीक है, दो फंक्शन है, PGM रीड वर्ड, PGM रीड बाइट्स, थोड़ा फेमस है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, तो ऑप्शन इंटीजर सही होगा। कौन सही होगा? इंटीजर, क्योंकि ये 16 बाइट की इन्फॉर्मेशन रीड करता है, 16 बाइट। और 16 बाइट यहाँ पे एक तरीके से इंटीजर होता है, 2 बाइट, 16 बिट का मतलब, सॉरी 16 बिट का, 2 बिट का इंटीजर होता है, 2 बाइट का इंटीजर होता है, 2 बाइट मतलब 16 बिट यहाँ पे ना। उसके लिए फंक्शन कौन सा होता है? ये। तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, अगर ये आता है आपका तो ये हो जाएगा। अगर बाइट्स यहाँ पे आ गया तो वो आपका एक तरीके से 8 बिट की इन्फॉर्मेशन क्या करता है? रीड करता है यहाँ पे ना। तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर इसके द्वारा कोई कांस्टेंट बनाया गया, कोई कांस्टेंट बनाया गया किसकी मदद से? प्रोग्राम मेमोरी की वजह से अगर कोई कांस्टेंट बनाया गया तो वो कहाँ जाके होल्ड होता है? फ्लैश में। कहाँ जाके होल्ड होता है? फ्लैश में आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो वो SRAM में जगह नहीं लेता है ना। तो सही ऑप्शन अगेन क्या हो जाएगा आपका? इंटीजर, ध्यान रखिएगा इसका।
इसके बाद चलिए मैं अभी इतना ही रखता हूँ, ये 40 तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड करता हूँ, बाकी के 60 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। आर्डिनो आईडी में बूट लोडर क्या है। और देखिए कोई इशू होता है तो आप कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक होता है, मैं वहाँ तो ये इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मतलब व्हाट्सअप नंबर है तो आप मैसेज यहाँ पे कर देना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ना, तो कोई क्वेरी होगी आप यहाँ पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू। नहीं, बाकी जो चीज़ें होंगी, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं अभी इतना कई पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके।